पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बीच बीच में इसके बहुत सारे फैक्ट देते जाऊंगा, मतलब रैंडमली मिलते नहीं है हर चीज, है ना। अब क्या होता है, मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मेरे को कोई करंट मिला तो मैं फिर एक बार आपको बोलूंगा कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट खोल लो। तो जब भी जो नोट्स बनाओगे ना तो थोड़ी सी कंजूसी नहीं करना, एक पेज छोड़ के ही चलना है, समझ रहे हो, कि इनकेस आपको कहीं मिल जाए तो आप मेरे को बताओ कि सर ये चीज है और अपन को ऐड करना है ना। तो सारी चीजें इस तरीके से, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ एक पेज मार्जिन लेके चलना है ना, ठीक है। तो ये पीछे दिख रहा है क्या, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कामाक्षी, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट कौन से नंबर का आएगा अंटार्कटिका? लाइव कर दिया, हाँ हाँ श्योरली श्योरली, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है, ये आपको याद करना है ना, ठीक है। मैंने बोला था कि मेरा काम केवल गाइड करना है, ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट अगर थोड़ा नहीं नहीं, आप वर्ल्ड मैप देखो ना, याद होगा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा क्या है एशिया, उससे छोटा क्या है अफ्रीका। तो घर पे जाके देखोगे तो रिदम, फिर नॉर्थ साउथ अमेरिका साथ में चलते हो, फिर क्या आता है। तो मतलब इस पे क्या ट्रिक यार, मैं क्या करूँ कि ट्रिक पे जाओगे बेटा तो हर जगह ट्रिक है, मतलब कई बार आप जाओगे ना, देखो ट्रिक में कहाँ बताता हूँ, ट्रिक वहां बताता हूँ जहाँ जरूरी है। जैसे 22 लैंग्वेज आपको याद नहीं होती तो हमने उसको बैठ के क्लासिफिकेशन कर रहा है, वो ट्रिक नहीं है, वो दिमाग लगाया कि इसमें से 6 भाषाएं तो क्या है क्लासिकल लैंग्वेज है। नहीं तो लोग क्या करते, पहले बोलेंगे संस्कृत, फिर हिंदी, फिर उर्दू, तो क्रम टूट जाता है। ऐसे कोई नहीं बताएगा ना। ट्रिक का मीनिंग है कि आपको क्या करना है, शार्पनेस तरीके से उस चीज को अवेयर करने का। जैसे मान लो मैंने बोला था कि डेट्रॉइट कहां पड़ेगा, तो लेक इरी, क्योंकि डी के बाद ई आ रहा है, यहां ट्रिक लग सकती है, समझ रहे हो। कहने का मतलब कि कहीं कहीं ट्रिक लगेगी, हर जगह नहीं लगेगी। तो मैं जहां हो पाएगा मैं बता दूंगा, लेकिन सब जगह करोगे ना तो मैं तो लिखा दूंगा लंबी लंबी ट्रिक, फिर आपको ना एग्जाम में ट्रिक तो याद रहेगी लेकिन ये भूल जाओ, ये ठीक आएगी। तो वी हैव टू डू बोथ थिंग, है ना। फर्स्टली कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप करना है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है इसीलिए फिर हम फैक्चुअल के साथ साथ उस पर क्या कर रहे हैं, वो ट्रिक बेस्ड चल रहे हो। तो ट्रिक एकदम ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो सर उसको लिंक भेज देना ग्रुप में, है ना आप, ठीक है, शायद चली गई ना। तो ये क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट चीज है ना। इस पे अगर हमने देखा, मैंने पहले ही आपको बताया था, एरिया वाइज क्या हो गया अमन, शिवांशु 5 नंबर पे, मतलब 5th रैंक है किसकी, इसकी, क्लियर है। अब पॉपुलेशन वाइज क्या होगा कामाक्षी, एक सेकंड ना, बहुत कम होगा, क्या गिनती नहीं पूछ रहा हूं मैं, नंबर वाइज अगर कॉन्टिनेंट जमाना मेरा 0, मेरा क्या है 7 नंबर। क्या पूछा, 7 कॉन्टिनेंट है, मैं कह रहा हूं कि पॉपुलेशन वाइज इसका नंबर क्या होगा। मैंने ये नहीं बोला कि इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, दोनों चीजें क्लियर हुई ना। तो पॉपुलेशन वाइज यहां कौन रहेगा, मतलब रियर ऑफ द रियरेस्ट लोग हैं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए पॉपुलेशन वाइज क्या होगा, हमने पढ़ा था, याद होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। तो यहाँ पॉपुलेशन वाइज ये क्या हो जाएगा, तो 2 हमेशा जो शुरू किया, तो इसको याद करना तो 57 याद कर लेना। हमने वहां 34 देखा था, फिर 45 देखा था, ये यहाँ पे 57, कभी भूल जाओ आप। इतनी चीजें क्लियर है, समझ रहे हो। तो आपसे पहली चीज क्या पूछी जाएगी कि भाई एरिया वाइज क्या है और पॉपुलेशन वाइज, बेसिक क्वेश्चन आपके यही क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहां पे चलते हैं, तो इस कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं, ये एग्जाम में नाम पूछ लेता है। तो पहले नंबर पे कहते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्या कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस कॉन्टिनेंट को, जैसे आप प्लैनेट्स पढ़ रहे थे, आपने देखा रेड प्लैनेट क्या था, मार्स था। फिर हमने देखा कि यार अगर हमसे पूछा जाए कि ब्लू प्लैनेट क्या है, तो अर्थ था। तो ऐसी सारी चीजें जब प्लैनेट्स पे पढ़ रहे तो आप तो कॉन्टिनेंट पे आ गए, तो ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप पहले क्या देखोगे कि इसको क्या कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट, है ना। तो आप पहला इसके लिख लेना नेम्स, है ना। फर्स्ट नंबर क्या लिख रहे हैं, यहां पे लिखा हमने व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्लियर है। अब क्यों कहते होंगे, कोई सोच सकता है, हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बिल्कुल। तो 98% इस पूरे कॉन्टिनेंट पे, पूरा कॉन्टिनेंट जो है, इस पूरे कॉन्टिनेंट के 98% एरिया पे क्या है, स्नो जमी हुई है, बर्फ है। तो 98% ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ब्लैक थोड़ी कहेंगे। तो अब तक 3 फैक्ट देखे हमने, क्लियर है। एरिया वाइज 5th नंबर, पॉपुलेशन वाइज मेरे को ही बोलना है, आप याद कर रहोगे, है ना, 7th नंबर, ठीक है। और 3rd नंबर पे हमने क्या देखा, इसको एक नए नाम से जाना जाता है, क्या, पहली चीज क्लियर है, इसके बहुत सारे नेम है, ठीक है। 2nd नंबर पे कहते हैं डायनेमिक कॉन्टिनेंट, हाँ इसी का नाम है डायनेमिक, तो हिंदी में कहते हैं गतिशील, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से किस कॉन्टिनेंट को डायनेमिक कॉन्टिनेंट कहते हैं, या इनमें से किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है,
क्लियर है? तो अब क्या होता है देखो, खुद फील करना। मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, लैटिट्यूड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाया, उनके यूज बताए मैंने, सीजन बताए, ठीक है, सीजन पे करेक्शन भी बता दिया था मैंने आपको नोट करके ना, जो मैं पहले बता रहा था वो क्लियर था आशिया ना, शायद आपने अप एंड डाउन लिख लिया होगा। तो अब क्या है, वो जो मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताए थे उसका एप्लीकेशन देखो कि यदि सन कहाँ होगा, उत्तरायण और दक्षिणायन, समझते ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहा होगा तो नदन साइड खिसक रहा है, मतलब उत्तरायण हो रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ रहा है कैंसर की जगह, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो रहा है। मतलब कि यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, समझ रहे हो, ऊपर ये है, ये इक्वेटर है, अगर सन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सन अपनी जगह है लेकिन परपेंडिकुलर हो गया इसके, तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगी, ठंड पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब इस जब सोचो कि नीचे साउथ में ठंड पड़ी है तो बर्फ क्या हो जाएगी, और बड़ा हो जाएगा ये कॉन्टिनेंट, और ज्यादा ठंड पड़ने से, कोल्ड ज्यादा पड़ेगी तो साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया, समझ गए? अब दूसरा टाइम आओ, आप टाइम आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे परपेंडिकुलर हो गई। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है कैप्रिकॉन, समझ रहे कब, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पे लंबवत होने से। मतलब कि यदि ये एक बर्फ है, छोटा सा पार्ट है, और अपन इसके सामने ईंट ले जाएं तो पिघल रहा होगा, एग्जाम्पल। तो अब ये टाइम पे इसका साइज छोटा हो जाता है, तो छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गतिशील है, डायनेमिक है। तो अगला पूछा जाएगा अगर इंटरव्यू में भी या कहीं पे भी कि डायनेमिक कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, क्या बताएंगे, समझ गए क्यों बताएंगे? तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज क्लियर है तो आप नेम लिखते चलोगे। पहला क्या हो गया, व्हाइट कॉन्टिनेंट, सेकंड क्या हो गया, डायनेमिक कॉन्टिनेंट, ठीक है। देखो बेटा, यहां मैं व्हाइट कहते हैं, इसमें 90% इस पूरे कॉन्टिनेंट पे क्या है, स्नो जमा हुआ है, बर्फ है। तो जब अपन इसको देखते हैं तो कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा ना, बर्फी बर्फ है। जैसे कि मार्स पे क्या था, रेड आयरन ऑक्साइड था तो लाल दिखता था, तो उसको क्या कह दिया था, रेड प्लैनेट। ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट को क्या कह देंगे, व्हाइट कॉन्टिनेंट। क्यों, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है पूरा। क्लियर है आशी? अब दो आंसर आपको पता चल गया कि इसके नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो जरूरी है आपके लिए, इसको कहते हैं, आप कहते हो ना घर पे जैसे कोविड हो जा रहा था तो अभी एक वर्ड चल रहा था बहुत ज्यादा, आइसोलेशन, है ना। लेकिन इस आइसोलेशन क्या कहते हैं, समझ रहे हो, कि लोगों से दूर हो। लेकिन एक शब्द एक और आता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं डिसोलेट, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, थर्ड नंबर का नेम, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड नंबर का वर्ड आपका आ जाएगा डिसोलेट। हिंदी में कहते हैं निर्जन। मतलब कि इस क्षेत्र में कोई रह रहा होगा क्या, नहीं रह रहा होगा। तो निर्जन महाद्वीप किसे कहेंगे, जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। समझ रहे हो ये कंडीशन कैसी बन रही है, यूरेनस और नेपच्यून आइस जाइंट जैसी, इतना ठंड इतना कोल्ड है। तो निर्जन है मतलब कि जन नहीं रह रहे हैं। हिंदी में जब संधि विच्छेद करेंगे तो निर्जन का क्या मतलब, जहां पे जन मतलब कि पीपल्स नहीं रह रहे हैं। तो डिसोलेट है, तो पूछेगा डिसोलेट कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, द आंसर विल बी अंटार्कटिका। तीनों चीजें क्लियर है। लेकिन कहते हैं ना यार, कहते हैं कि यार बंद घड़ी भी हमेशा एक बार दिन में टाइम सही बताती है। मतलब दुनिया में जो चीज है वो बेकार नहीं है, तो अपने आप को खराब मत सोच, ठीक है। तो हम तो फिर इंसान है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ये कॉन्टिनेंट यदि इतना खतरनाक है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो इसका फोर्थ नेम से जो जाना जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस है ना, कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। क्लियर है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहेंगे, इसको ही कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी हम बताएंगे। क्या हो रहा है कि बहुत सारी रिसर्च चल रही है इस कॉन्टिनेंट को लेकर, ठीक है। कि मतलब इंडिया है तो इंडिया के 3 यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बना था दक्षिण गंगोत्री, फिर आया मैत्री और फिर आया भारती। मैं लिखाऊंगा अभी आपको, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पहली रिसर्च ये हो रही है कि जब आपको मैंने बताया था CDT थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और वो सिद्धांत क्या कहता है कि भाई दुनिया में पहले इतने सारे कॉन्टिनेंट नहीं थे, नाम है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीप विस्थापित हुए। अब कैसे हुई, तो ये बात सत्य है, यूनिवर्सल है आज भी, कि कॉन्टिनेंट क्या हुए हैं, ड्रिफ्ट हुए हैं। लेकिन रीजन क्या है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आप कोचिंग आए हो, तो एक जगह पे मैं कह सकता हूं आप स्वतः आए हो, सेल्फ
प्रेरित होकर आए और सेकंड है कि किसी मतलब ब्रोकर के थ्रू आ गए, दोनों चीजें अलग है। तो कोचिंग आए हो ये तो सत्य है, अब कैसे आए हो इसके पीछे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि कोई फ्रेंड ने मोटिवेट कर दिया, पापा ने जबरदस्ती भेज दिया एंड सो ऑन। तो सिमिलरली ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे, हम देखेंगे इस थ्योरी को पूरा, है ना। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? वैगनर ने। लेकिन बाद में एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी और उसमें बताया गया कि ये जो कॉन्टिनेंट के रीजन आप बता रहे हो ना क्यों ड्रिफ्ट हुए हैं वो दूसरे हैं, कुछ देखेंगे, है ना। तो ये रिसर्च प्रूफ करने के लिए हमने 3 स्टेशन लगाए, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई में कॉन्टिनेंट हुए थे जो यूनिवर्सल है, तो कैसे हुए, क्या हुआ, तो उस पर रिसर्च के लिए हमने 3 यहाँ पे क्या रिसर्च स्टेशन लगाए हैं। फिर आपको मैंने याद होगा अभी पढ़ाया था अरोरा का इवेंट, अरोरा इवेंट याद है? क्या पढ़ाया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा की घटना को अरोरा क्या कहते हैं? बोरेलिस, और सदन में कहेंगे ऑस्ट्रियालिस। वेरी गुड, है ना। तो ये चीज है, तो ये अरोरा का इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, बहुत सारी रिसर्च यहाँ पे चल रही है। या यहाँ पे ये भी चल रहा है क्या लाइफ पॉसिबल है, अगर हम चाहें यहाँ पे भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे लैंड हमारा कम होगा, और हमने देखा है कि भारत का जो अगर पॉपुलेशन वर्ल्ड का कितना है लगभग 17.7% और लैंड कितना है 2.4%, और आए दिन बढ़ रहे हैं, ये तो 2011 का सेंसस कह रहा है। तो मतलब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे सब प्रश्नों के लिए यहाँ पे रिसर्च स्टेशन लगे हैं इंडिया की तरफ से। फिर हम देखेंगे ये कुछ पार्ट यहाँ पे किसका है, तो ऊपर देखोगे यहाँ पे न्यूजीलैंड का है, फिर यहाँ पे रशिया भी है, सारे कॉन्टिनेंट के यहाँ रिसर्च स्टेशन लगे हैं देशों के, कंट्री के। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉन्टिनेंट जो डेडिकेटेड है, मतलब कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहेंगे? अंटार्कटिका। 4 नाम है और 5वां नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। तो आप चारों चीज नोट डाउन करिए, ठीक है। जब ये हो जाए तो फिर मेरे को आप बता दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं, पोल्स पे होता है, पोल्स के पास, उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है देखो, अरोरा जब हम पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल आप लेके पढ़ रहे हो, तो मैं आपको एग्जैक्टली समझाता कि कैसे बनता है। आपको पीटी में या कहीं पे भी क्वेश्चन ये आएगा कि अरोरा नॉर्थ में बनता है, तो क्यों बनता है, मतलब कहाँ बनेगा ना। तो ये है ना, केवल क्या होता है कि वो मैंने क्या आपको पढ़ाया था, याद है कि हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फीयर था, स्ट्रेटोस्फीयर था और लास्ट में आयोनोस्फीयर था। तो क्या कनाडा में आयोनोस्फीयर नहीं पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में पड़ेगा। तो जो रीजन हमारे पोलर होंगे, जो भी कंट्री पोलर पड़ेंगे, कनाडा देखा था हमने कहां पढ़ रहा था, आर्कटिक सर्किल पे, उन सब में पढ़ रहा होगा। मतलब आर्कटिक सर्किल जो पूरा पोल एरिया जा रहा होगा उस पूरे पे अरोरा के इवेंट दिखेंगे। तो समझ रहे हो, इसलिए पोल्स के आसपास, तो कनाडा में आर्कटिक पोल चलेगा ना आर्कटिक सर्किल के पास, इसलिए वहां पे भी दिखता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं हो ना, अर्थ हमारी क्या है, हमने देखा जियोइड शेप की है, तो अगर ये पूरी अर्थ है तो यहाँ पे मान लो कनाडा है, तो ये पोल्स के पास है, ये आर्कटिक सर्किल निकला, तो यहाँ पे भी अरोरा का इवेंट हो रहा होगा और अंटार्कटिका पे भी हो रहा होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे यदि कनाडा है तो यहाँ पे रशिया भी है, समझ रहे हो। तो ये सब जो पूरा आर्कटिक सर्कल के अंदर आएंगे उन सब में अरोरा का इवेंट हो रहा होगा, है ना। इसलिए वो ये शॉर्ट में पूछता है कि कहाँ पड़ेगा, तो हम कहते हैं नॉर्दर्न पोल के पास एक सर्किल हो गया ना, ऐसे करके। तो वो है सेम चीज, ठीक है आशी, क्लियर है। ये 4 नाम क्लियर है। अब अगला देख लेते हैं, आप लोग यहाँ देखेंगे, जो जरूरी है इसको नोट डाउन करना है। यहाँ से फैक्चुअल चीजें शुरू होती हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। पहला क्वेश्चन देख लो, फिर लिखना, मैं टाइम दूंगा ना, पहले समझ के लिखना है। सबसे पहले बोला जाएगा हु डिस्कवर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो पहला है कैप्टन कुक, ये सही मानेंगे। लेकिन ये जो कैप्टन कुक थे ना, ठीक है, कैप्टन कुक ने क्या करा, ये मेनलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब समझ सकते हो आप, इनने यहाँ पे अगर ये सी है और ये कॉन्टिनेंट है, तो यहां से देखा कि अच्छा ये कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये देखा कि एक कॉन्टिनेंट है तो इनने डिस्कवर कर लिया। लेकिन ये वैसे ही थे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, लेकिन पहुंचा कौन, अमेरिको वेस्पुसी, और उसने क्या बोला, ये तो इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट है। तो मेनलैंड पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन डिस्कवर तो कर लिया था ना दूर पे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा किसने डिस्कवर किया, तो कैप्टन कुक आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। मेनलैंड पे नहीं पहुंचे, दूर से उन्होंने देख लिया। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं, है ना, ये विलियम शॉशन और डेविस, इनके नाम मिलेंगे। तो ये दो पहले लोग थे जो कहां पहुंचे, इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के मेनलैंड पे पहुंच गए। तो ये चीज क्लियर हुई, है ना। ज्यादातर आपको ऑप्शन में कैप्टन कुक मिलेगा, अपन टिक कर देंगे, लेकिन मैंने आपको आखिरी तक भी बता दिया कि अगर वो कैप्टन कुक ना दे तो मतलब मेन किसको याद रखना, कैप्टन कुक को याद रखना, भले उन्होंने मेनलैंड को नहीं डिस्कवर मतलब पहुंच पाए थे। तो समझ गए, तो मेनलैंड पे कौन पहुंचा, ये दोनों पहुंचे, ठीक है। तो ये कब पहुंच गए, 1773 में। ईयर नहीं पूछेगा आपको, केवल फैक्चुअल पता हो कि सबसे पहले किसने अंटार्कटिका को डिस्कवर करा, द आंसर विल बी कैप्टन कुक, ठीक।
अपार्ट फ्रॉम इट कौन ऐसे लोग थे जो मेनलैंड पे पहुंचे, तो आंसर बिल भी आ जाएगा विलियम शॉसन और डेविस। क्लियर, इतना क्लियर है। अब भाई जब ये लोग चले गए तो इंडिया से कौन गया इस कॉन्टिनेंट पे, क्लियर है। तो इस इंडिया से गए थे रामचरण दास, तो राम भगवान गए थे, ऐसे आप याद कर सकते हो कि राम जी के चरण पड़े अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। इतनी चीजें क्लियर। तो इंडिया से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, देखो एक बार टेस्ट में क्वेश्चन आया था, और बहुत पहले की बात है, मैं रिविजन का लगा रहा था, तो मेरे से भी आंसर गलत हुआ था। क्या गलत होगा वो देखो आप, यहां चले वापस, गलत कहां करोगे आप देख लो, इसलिए मैं आपको गलती यही बता रहा हूं, वो मेरा काम है। ये क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। एग्जाम्पल है, यहां पे पहुंच गए कौन, रामचरण दास जी। क्लियर है। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पहला भारतीय रामचरण दास जी। क्लियर है। लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये क्या लिखा है, साउथ पोल। क्लियर है। इस साउथ पोल पे पहुंचने वाले अलग लोग होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी तक जो देखा वो हमने कॉन्टिनेंट पे देखा कि इस कॉन्टिनेंट मतलब इस होल बॉडी पे अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले ये लोग थे। एक बात क्लियर हो गई दिमाग में। अब जो बात मैं बता रहा हूं वो आपको इस साउथ पोल के बारे में बता रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहां देखो, यहां मैंने क्या लिखा, रेड कलर से आपको दिख रहा है साउथ पोल, दिमाग में चढ़ा साउथ पोल, समझ रहे हो। तो पहली चीज कि साउथ पोल पे पहुंचने वाले एमंडसन थे, ठीक है। इनकी स्पेलिंग वेरी कर रही है, तो आप कहीं पे अलग मिल रही, कहीं पे मिल रही, तो आप शॉर्ट में लिख लो एमंडसन, है ना, EMDSON, है ना। क्लियर हो गया कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला कौन, चार ऑप्शन, कुक दे दिया, एमंडसन दे दिया और सब दे दिया, आपने कुक लगा के आए, गलत हो गया। समझ गए कहां की बात हो रही है, साउथ पोल की, है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया से कौन था जो पहली बार साउथ पोल पे पहुंचा, आंसर है गिरिराज सिरोही। ज्यादा दूर बर्फ पे चलते चलते जाओगे तो गिर जाओगे, तो बाद में पहले राम जी के चरण पड़े हैं, बाद में अंदर पहुंचे हैं, तो गिरिराज सिरोही आंसर ऐसे याद रहेगा, है ना। मैंने क्या करा था, मैंने गिरिराज सिरोही बहुत जल्दी में लगा दिया था पढ़ के, क्यों, क्योंकि ध्यान नहीं दिया उसमें पूछा क्या है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, शिल्पा से भी बात हुई और क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब, चार ऑप्शन थे, भील, गौड़, सहारिया, बैगा। एक एग्जाम्पल, उनने क्या पढ़ा कि भारत की सबसे बड़ी ट्राइब, और आंसर लगा के आ गए गौड़, गए 1 मार्क्स, बन तो दोनों रहे थे। तो भैया आपका पहला कर्तव्य क्या है कि आप जो देख रहे हो अच्छे से, बिल्कुल 2 घंटे देता है PSC, वहां पे जितने लोग जाते हैं ना 1 घंटे में पेपर देके ऐसे बिछा लेते हैं और सुझाते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये और एक इसी क्वेश्चन से सिली मिस्टेक से बाहर होते हैं। तो 2 घंटे जो पेपर का टाइम बनाया है वो बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, है ना। तो बेवकूफ नहीं, उन्होंने इसीलिए टाइम दिया कि 1 घंटे में पेपर करो, और अगला 1 घंटे जैसे इस बार में से मिस्टेक हुआ, पेपर में क्वेश्चन आया कि पन्ना काय के लिए फेमस है, मैं गलत कर सकता हूँ, इतना तो पढ़ रहे हो, इतने दिन से फील करो। मेरे को क्या भरना था, हीरे के लिए, और मैंने देखा दिमाग में कि हीरा, और मन में आया फर्स्ट ऑप्शन ही भर दिया, और देखा कि वो सी पे था। ये क्या है, ये फुल टॉस गेंद पे बोल्ड हो रहे हो आप। क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नहीं पूछेगा कि आपसे बन रहा था, आपने फिल क्या करा वो जाएगा। फिर मैंने इरेज करना शुरू करा, करते करते मेरे को डर लगा अंदर से कि अगर मान लो ये फट गई हो मेरी शीट तो कॉपी चेक नहीं होगी। फिर मैंने उसको बहुत हद तक मिटाया है और वापस सी आंसर भरा है। अब लकली चेक कर दे वो तो फिर अंदर हो ही जाएंगे इस बार। फिर मतलब बताओ कि इतना बुरा लगता है ये चीज, है ना, कि मतलब कोई नहीं पूछेगा क्या हो गया उस दिन। तो इसलिए मैं आपको सब चीज बता रहा हूँ कि पीटी कैसे देना है ना। सेमिनार भी आपने करा है सारी चीजें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यार जितना डिटेल पे विद एक्सपीरियंस बता पा रहे हो, ठीक है, वो चीज शायद ही आपको मिलेगी कहीं, है ना, क्योंकि हम करके गलती आ रहे हैं और आपको बार बता रहे हैं कि दादा आप नहीं करना, क्योंकि आप वही चीज हो रही ना कि हम आगे कह रहे हैं गड्ढा है गड्ढा है, आप बोले हाँ सर ठीक है बाय, और फिर तो ऐसे नहीं करना है ना। वी हैव टू डू, जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं आप करें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल रेड वेड पेन लेके जाओ, हाइलाइटर लेके जाओ और उसको हाईलाइट करो कि पूछ क्या रहा है। कई बार पूछता कि इनमें से कौन नहीं है, और हमने क्या पढ़ लिया है और ऑप्शन टिक लगा के आ गए। ये सब ब्लेंडर्स होगा आपके साथ पेपर में, और एक भी क्वेश्चन आपको ना कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों हो गया, सबके साथ होता है और होगा, है ना, ह्यूमन एरर होती है ये। तो इसलिए आपको याद रखना कि अगर वो पूछेगा साउथ पोल पे कौन है, तो गिरिराज सिरोही। क्लियर हो गए, ये फैक्ट लिख लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हर चीज बस इंटरेस्ट लेके पढ़ो यार, मजा आता है। मतलब स्टेट PSC हो या UPSC, सब में यही पूछेगा, है ना, क्योंकि आपको पता चल रही है चीजें, पता था इसके पहले सब कुछ, है ना। तो
एंजॉय करो कि यार कुछ नहीं पता है, चलो रोज हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हाँ, उनका कुछ पूरा नाम है फैब, मतलब फेबिलियन समथिंग करके, तो फैब डॉट आप विलियम सॉन्सन लिखा मिलेगा, फेबिलियन है आगे, आप फेबिलियन लिखना है तो आप FABLIEN, फेबिलियन है वो, मतलब उनका बहुत बड़ा नेम है, तो अपन ने शॉर्ट में फैब डॉट विलियम सॉन्सन कर दिया है ना। फेबिलियन विलियम सॉन्सन नेम था। और ये चूंकि क्या होता है यार, मतलब ये बहुत सारे फैक्ट कहीं नहीं होते, तो हिंदी में मिलते हैं, तो स्पेलिंग कभी कभी उस पर मत जाएगा, और मतलब आपको दिख जाएगी ना, ये नहीं पूछेगा ना कि सॉसन की स्पेलिंग क्या है, तो आप वर्ड्स पकड़ के चलिए ना कि विलियम सॉसन पूछेगा तो हम इसको आंसर कर देंगे, ठीक है आशी। ठीक, जब नोट हो जाए तो मेरे को बता दीजिएगा आप लोग, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आशी मैंने नोट्स दिए हैं, आप ले लीजिएगा यहाँ से लिखने के बाद, है ना, एक एक कॉपी उससे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ले लो आप, है ना, एक इसका ले लो, एक सेकंड वाला ले लीजिए। हो गया आपका, बड़े आगे लेगा चलिए। अब देखो क्या पूछा जाएगा, अब सीधे ना ये छोटा सा कॉन्टिनेंट, इसलिए एक क्लास में अपना खत्म भी हो जाएगा और चीजें याद रहेंगी। तो कामाक्षी आपकी कंप्लेंट थी कि सर इतना ही पढ़ना, सर मैं तो नहीं पढ़ना सारे कॉन्टिनेंट में, ना इसमें बहुत कम पढ़ना है, ये आपको सोच के बनाया गया कि कामाक्षी पे लोड कम बढ़े, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम देख रहे हैं, मिसलेनियस बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइड हेडिंग लिखोगे वाटर बॉडीज, है ना, क्या देख रहे हैं, वाटर बॉडीज। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, वाटर बॉडीज, है ना। इस वाटर बॉडीज में दो इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा एग्जाम में, फिर मिसलेनियस भी बता रहा हूं, ठीक है आपको। यहां देखो पहले, है ना, जो चीज बता रहा हूं आप अपने पास देख रहे होगे, जो एटलस है या जो नोट्स दिए हैं, नीचे लिखा होगा रॉस सी। रॉस सी कहां लिखा है, यहां देखो, ये जो एरिया है ना जहां से साउथ पोल से क्या जा रहा है, ये दिख रहा है, सबसे नीचे का एरिया है, रॉस सी लिखा होगा। फिर दिख रहा है माउंट मरकाम लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है ना, इस एरिया पे ये रिवर बनी नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि रॉस सी दिख रहा है, मिल गया सबको। इस रॉस सी के आसपास का एरिया है ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि गंगा रिवर नहीं है वो इंडिया की, आपको दे देगा कि ड्रॉ करो ना। एरिया समझ में आया ना कि रॉस सी है, रॉस सी से ये हमारा क्या जा रहा है, यहां से देखो दोनों चीजें, ठीक है, दिख रहा है इंपॉर्टेंट बॉडी। तो जो रॉस सी का एरिया है, अब यहां देखो, रॉस सी देखने के बाद अगर अपन इसको यहां देखें तो ये लिख रहा है आपको सिंगल लार्जेस्ट रिवर है यहाँ पे, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका, वहां पे भी रिवर बहती है, लेकिन कब बहेगी, जो समर सीजन आएगा वहां, तब, ऐसे नहीं कि हमेशा मिलेगी, है ना। तो आपसे क्या पूछेगा कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका, आंसर ऑनिक्स रिवर। क्लियर है, पहला फैक्ट आपका यही है। तो आप रॉस सी के बगल में ड्रॉ कर लोगे अपने मैप पे, है ना। अगर नहीं है जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिया है ना, नीचे एकदम सदन पे ऑनिक्स रिवर है, ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका, है ना। क्लियर है, तो लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी अंटार्कटिका की पूछी जाएगी, ऑनिक्स। 4 ऑप्शन देगा, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही नाम याद रखना है, सिंगल रिवर पढ़नी है यहाँ पे, लेकिन वो कौन सी है, तो ये है ऑनिक्स रिवर, ठीक है। दिख गई ब्लू कलर में कामाक्षी, मेरे आशी नहीं मिला है, दिखाइए, रिवर नहीं मिलेगी आपको, रॉस सी मिलेगा, है ना। ये देखो, ये जो रॉस सी है ना, इसके जस्ट बगल पे ये ट्रांस आर्कटिक जा रहा है अंटार्कटिक, तो इसके ऊपर ये जो एरिया है ना, जैसे माउंट एल्बर्ट से क्या निकल रही थी, याद है किसी को, कोलोराडो रिवर, ठीक, वेरी गुड। हाँ हाँ, जहां पे मतलब आपको मैंने बताया ना, ये वाला मैप जो यहाँ, इसको यहाँ ले लो आप,
ये जो एरिया है रॉस सी के जस्ट बगल पे यहां पे है, तो आप बस साइड में ऐसा हल्का सा नोट करके लिख लोगे कि लार्जेस्ट रिवर क्या है, ऑनिक्स है। ठीक है, कहां पे है ये, तो ये एरिया पड़ता है रॉस सी के जस्ट ऊपर का। ठीक है, तो ऑनिक्स रिवर आपसे लोकेट करने नहीं पूछी जाएगी, केवल क्या पूछा जाएगा, क्लियर हुआ, ऑनिक्स रिवर, एक बात। ठीक है, अब देखो अगला। ठीक है, अगला देख लो आप, यहां देखो ये हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर दिख गई। अब यहां पे देखो वोस्टॉक बना हुआ है, एग्जैक्टली ये वोस्टॉक देखा, तो यहां पे एक लेक भी है इसी के नेम से, तो पूछेगा लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका, तो लार्जेस्ट लेक क्या हो जाएगा, वोस्टॉक है ना। तो लार्जेस्ट लेक क्या है, वोस्टॉक लेक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के भीतर। किसके अंडर पे है नहीं पूछ रहा, रशिया के, है ना। आपसे पूछेगा क्या कि लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका क्या है, वोस्टॉक, क्लियर है। तो वोस्टॉक लेक क्या है, लार्जेस्ट लेक है, वोस्टॉक है ना। ठीक है, तो वोस्टॉक आपको क्लियर होगा, ये दो लार्जेस्ट वाटर बॉडी थी जो एग्जाम में आएंगी। ठीक है, इतना देख लो तो फिर आगे बढ़ेंगे। लिख गया आशी आपका। ठीक है, अब सुनो कहानी। हो सकता है अगर जिसको यूपीएससी देना है उसके लिए, सबको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, जिसको देना है मैं फिर बताते चलता हूं आपको, है ना, जहां तक लिमिट होती है पीएससी की वो क्लियर है। अब यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा वो भी देखो। हाँ, यही तो मैंने, आप लेट आए थे, मैंने यही बताया था कि इस कॉन्टिनेंट पे क्या है, इसको बोलते हैं साइंस के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट फॉर साइंस है ये। तो हर कंट्री के थोड़े थोड़े स्टेशन बने हुए हैं। इस कंट्री का जब मैप आपको मैं लास्ट में यहां दिखा रहा हूँ ना, नहीं बता रहा हूं ना, ये देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप आओगे, ये देखो ये इतना पार्ट इसका नॉर्वे के अंडर में है। ठीक है, इतना पार्ट अर्जेंटीना के अंडर में आता है, इतना चिली के में आता है, नॉर्वे पे आता है। वो ऐसे नहीं पूछेगा कितनी कंट्री का, तो उस पर नहीं जाना आपको, केवल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे वाटर बॉडीज कौन सी हैं, कौन सा वहां पे एक्टिव वोल्केनो है, ये पूछा जाएगा। ये हमारा काम नहीं है, समझ रहे हो, कि वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि नॉर्वे के अंडर में कितना रीजन, बहुत सारे कंट्रीज का इसके अंडर में रीजन आता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो अराइज करूँ। ठीक है, ये है चूंकि कॉन्टिनेंट क्या है, सदन में खोजा गया, धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने यहाँ बेस स्टेशन बना लिए, अपने अंडर में एरिया करके रखा, लेकिन एक अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है, अभी पढ़ेंगे उसको, तो उस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया वो भी मैं बता दूंगा आपको यूपीएससी। तो वो ट्रीटी का पार्ट है ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, कहीं नॉर्वे लिखा है क्या लिखा है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अंटार्कटिक ट्रीटी बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले वहां तक अपन क्या करें कि एक पृष्ठभूमि बनाते आ तो जाए कि क्यों जरूरत पड़ गई अंटार्कटिक ट्रीटी की। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे जो चीज अभी चल रही थी अपनी, हमने क्या देखा था, वोस्टॉक लेक बताया मैंने आपको, ये बताया। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो पूछ सकता है बहुत सारे अरेंज करने के लिए वाटर बॉडी, क्योंकि इस अंटार्कटिका पे क्या है क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। तो आप देखो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, वेडल सी, तो यही सिंपल पूछ लेगा वेडल सी किस कॉन्टिनेंट पे है, तो दिखा वेडल सी है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जस्ट नीचे आएंगे तो बेलिंगशॉन सी दिखेगा। ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा। थर्ड नंबर पे आते हैं तो अमंडसेन सी दिखता है, अमंडसेन है ना, और चौथे नंबर पे यहाँ रॉस सी दिखता है। तो ये क्योंकि चार ही बड़ी वाटर बॉडी है, सी दिख रही है, दिखी कि नहीं दिखी, ये जहां मैंने टिक लगाया वहां देखो आप, है ना, वेडल सी दिखा। जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पे बेलिंगशॉन सी, थर्ड नंबर पे अमंडसेन सी, और फिर हो गया रॉस सी, है ना। तो देखो अपन डब्ल्यू हो गया, बी हो गया, ए हो गया और आर हो गया, डब्ल्यू, तो इससे जाएगा क्या, वेडल सी, बेलिंगशॉन सी, अमंडसेन सी और रॉस सी। ये यूपीएससी दे सकता है, स्टेट पीएससी नहीं देगा। स्टेट पीएससी देगा तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा वेडल सी कहाँ है, अंटार्कटिका में। रॉस सी सबसे फेमस है, रॉस सी अगर पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो रॉस सी है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि जिसको पढ़ना है तो थोड़ा सा एक नजर मार के जाओगे तो टफ नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो, तो आप यूपीएससी भी पढ़ रहे होगे, स्टेट पीएससी भी पढ़ रहे हो, अरेंज करने वो दे सकता है कभी। ठीक है, कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो सबसे ऊपर वेडल है, बीच में क्या है, तो दो आ जाते हैं, बेलिंगशॉन और अमंडसेन। तो याद कर लो कि यार वेडल सी है, ये क्या कर रहा है, बीए कर रहे हैं अपन, तो बी और ए वाले आएंगे, है ना, बेलिंगशॉन आएगा, अमंडसेन आएगा, और लास्ट में क्या आ गया, तो आप बॉस बन जाओगे बीए करके, तो रॉस सी आ गया। बीए करके आप क्या करोगे, पीएससी निकाल लोगे तो बॉस बन गए, तो आप समझ रहे हो, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर क्या है, वेडल सी है, सबसे बड़ी चीज है, यही पूछेगा, क्लियर हुआ। जस्ट बाद में बेलिंगशॉन और अमंडसेन सी है। ठीक है,
और इसके जस्ट बाद आप अपने अपने एटलस में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा सदर्न ओशन है बाहर, ओशन नहीं पूछा जाएगा। ये 4 बड़े सी है, सदर्न ओशन की बाउंड्री तो दिख ही रही है स्पष्ट रूप से, है ना, क्लियर है। सदर्न दक्षिण सागर पड़ा था, फिफ्थ को क्या था अपना, ओशन था वर्ल्ड का, है ना। तो ये चीज क्लियर हुई कि आपको याद रहे कि सबसे ऊपर क्या है, वेडल सी है, जस्ट नीचे आएंगे बेलिंगशॉन है, 3rd नंबर पे अमंडसेन आता है और उसके बाद रॉस सी आएगा। तो नॉर्थ मोस्ट में ये है ना। तो ये पूछ सकता है, या थोड़ा टफ बनाएगा तो क्या पूछेगा कि रॉस सी कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट अटलांटिक, वेस्ट या साउथ, आंसर विल बी साउथ अटलांटिक। क्लियर हो रहा है ना। तो आप इस तरीके से इसको देख लोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज और बनी होगी, आपके एटलस पे होगी, है ना, जिसके पास एटलस है उसको वो देखेंगे, जस्ट लिखा होगा डेविस सी, डेविस सी लिखा होगा 90 डिग्री ईस्ट के पास, यहां पे, है ना। मैं बता दे रहा हूं, इस पर बना नहीं है यहां, इसलिए मैंने आपको प्रिंट आउट दिया हुआ। ये जो एरिया है ना, यहां पे लिखा होगा डेविस सी, डेविस। अब देखो हुई कंफ्यूजन, डेविस स्टेट कहां पड़ रहे थे, याद है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में पड़ा था। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा था, डेनमार्क के। तो डेविस स्ट्रेट पूछा जाएगा तो कहां है, नॉर्थ अमेरिका। ये इसीलिए शब्द पढ़ना, नहीं तो जल्दी में टिक लगाओ। तो ये डेविस सी कहां पूछेगा, तो अंटार्कटिका में है, जबकि डेविस स्ट्रेट कहां थी, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। तो डेविस सी लिख लो आप वहां पे, है ना, 90 डिग्री ईस्ट के पास, ठीक है। और यहां लिखा नहीं है तो एक नीचे यहां पे एक सी है, पोर्पोइस सी, ये फेमस सी है। तो समझ गए, 4 सी यहां पड़े हैं, 2 सी डेविस सी और पोर्पोइस सी आप यहां पे बना के लिख लोगे। ये पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंस फेमस रहते हैं न्यूज में, करंट अफेयर में, कहीं पे भी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें, जैसे यहां पे रॉस सी था, यहां पे डेविस सी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हुआ कामाक्षी। अब आप देखो, दिमाग लगाओ, अगर क्वेश्चन पूछे, ये जो हम ये पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो ग्लोब हमारा अगर अर्थ को मान के चले तो हम इसका बॉटम व्यू देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं उसको, तब तो हमें ऐसा फील हो रहा है ना, ये कैसे दिख रहा है, साउथ पोल। समझ गए, ग्लोब को आप क्या कर रहे हो, बॉटम व्यू से देख रहे होगे, क्लियर है। तो बॉटम व्यू से देख रहे होगे तो सेंटर पे क्या है, ये साउथ पोल है, दिखा, इतनी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। तो इस साउथ पोल से जुड़ी चीजें क्या है वो देखो। इस साउथ पोल से पहली चीज आपको मैंने जब लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाए थे तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पढ़ाया था, जीएमटी कह रहे थे। तो 0 डिग्री जब घूम के नॉर्थ से साउथ पोल मिला रही होगी तो साउथ पोल पे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो यहां पे आप देख पा रहे होगा, ये क्या लिखा है, ग्रीनविच ईस्ट, दिख रहा है 0 डिग्री लाइन है। नहीं, कल के दिन क्वेश्चन आ जाए कि इस कहां से गुजरती है, तो आप अंटार्कटिका गलत कर दो, अंटार्कटिका से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्लियर है। सिमिलरली हमने देखा था 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, 180 डिग्री, जिसको क्या कह रहे थे, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जस्ट नीचे रेड कलर से मैंने क्या बनाया है यहाँ, दोनों चीज भी आप अपने मैप पे इसको हाईलाइट करके रखोगे कि प्राइम मेरिडियन और आइडियल दोनों क्या करते हैं, मिलके एक सर्किल बना लेते हैं, तब तो ये कंप्लीट सर्किल बन जाते हैं ना। क्लियर हो गया मन। तो ये दोनों लाइंस भी आप याद रखना कि 0 डिग्री और ये जा रही होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। नहीं कल के दिन आपसे पूछा जाए और बोलो कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई थी ऐसी। ठीक है, तो बेडल सी लिखा है आपने यहां पे, है ना, बेडल सी लिखा था, याद है। अब इसके बारे में वहीं पे एक पॉइंट लिखोगे, यहां से बेडल सी बनाया ऐसे, यहां पे लिखा, इस पे लिखा वर्ल्ड लार्जेस्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री बायोस्फीयर को कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। पूछेगा, समझ रहे, लेकिन इस पर वर्ड क्या जुड़ा है, मैराइन, मतलब समुद्र में है कि नहीं है। ये वेडल सी क्या है, दिख रहा है ना, अंटार्कटिका के चारों ओर पूरा बड़ा पार्ट क्या है, सदर्न ओशन है, फिर छोटे छोटे सी है, तो मराइन है ना। तो अगर यहाँ वर्ड क्या लगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, वेडल सी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये वेडल सी इसलिए फेमस है, समझ गए। मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्या, समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं वो हम देखेंगे, नेशनल पार्क किसको कहते हैं, सारे डिफरेंस बता देंगे। सिंपल, बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है ये वेडल सी, ठीक है।
थोड़ा सा समझ लो क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी उसके लिए हमने क्या करा, उनके नेचर को, उसकी स्पीसीज को, प्लांट्स को बचाने के लिए उनको क्या कर देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आप जाके, जो लोग पचमढ़ी गए होंगे, जंगल पड़ता है वहां पे बहुत सारी स्पीसीज है, तो उनको संरक्षित रखना है, तो हमने क्या बना दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। पन्ना भी हमारा नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व है। एक चीज क्लियर है। फिर पढ़ेंगे कि मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, लेकिन अभी मैं वहां चला जाऊंगा तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा अंटार्कटिका। तो बस आप शॉर्ट में लिख लोगे कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन होता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व होगा। फिर एक मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में आया था, यूनेस्को लाया था, और उसके तहत क्या करते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो बायोस्फीयर रिजर्व होंगे वो डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, लेकिन मैप के थ्रू 12 है 12, और 12वां बना है हमारा पन्ना नेशनल पार्क जो है, वो बायोस्फीयर रिजर्व मैप के प्रोग्राम के तहत बना है। तो मैंने ये करंट में पढ़ाया था, मैं जब बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा रहा हूँ तब आपको बता दूंगा, बेसिक बता रहा हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, समझिए। तो वेडल सी क्या है, मराइन है, लेकिन लैंड पे बात नहीं हो रही है। क्लियर है। उसको देखेंगे कि इंडिया का सबसे छोटा कौन सा है, एमपी का कौन सा है, जब आएंगे। तो वेडल सी आपके लिए फेमस था, क्यों था, तो वो भी देख लिया हमने। ठीक है। अब जो चीजें जुड़ी है, पहले मैं आपको लोकेट कराया था, मैंने आपको बताया था वो स्टॉक है ना, ये जो वो स्टॉक है। ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज उसको ये समझोगे, ये जो वो स्टॉक है यहां पे, ये आइस के पार्ट से, कभी आपने देखना मूवीज में, तो पहले क्या होता है कि ये जो अपर लैंड होता है वहां पे आइस जमी होती है और नीचे वाटर रहता है। कभी ध्यान दिया हो आप, जितने भी पूरे कोल्ड रीजन देखोगे तो अपर एरिया पे, उसको भी बताएंगे 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर का क्या होता है, डेंसिटी हाईएस्ट होती है। घनत्व तो 4 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे नहीं पानी का। साइंस का टॉपिक है। ठीक है। पूछ ले कभी कि यार वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ होगी, तो 0 डिग्री पे नहीं होती, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती। एक तो पीटी का क्वेश्चन है, यही याद कर लेना। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो वाटर होता है ना, यहाँ पे पानी जमा नहीं होता है, नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। और ऊपर यहाँ पे आइस के सेल्फ रहते हैं बड़े बड़े। ठीक है। तो यहाँ पे वोस्टॉक में दुनिया के सारे साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं, लाइफ बीनीथ वोस्टॉक में आइस के नीचे सर्च कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है इतने कोल्ड एरिया में, क्या कोई स्पीसीज पाई जा रही है अंदर पानी के, है ना। यदि पाई जाएंगी तो ये कंडीशन कैसी बनती है, जो हमारा जुपिटर का एक सैटेलाइट था यूरोपा, ये ठीक वैसी कंडीशन है इस प्लैनेट पे। यदि यहाँ लाइफ मिल गई तो हम क्या कर लेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे कि यूरोपा पे भी लाइफ पॉसिबल है। तो जो हम मार्स पे भी लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो एक और हमें सैटेलाइट मिल जाएगा रहने के लिए, क्या हो जाएगा वो, यूरोपा। तो आप बस यहाँ वोस्टॉक लिख लोगे, क्या समझ गए कि वोस्टॉक रीजन क्यों इंपॉर्टेंस है। तो आप बता देंगे कि लाइफ बीनीथ और वोस्टॉक रिसर्च चल रही है ना, मतलब इसके नीचे क्या हो रहा है, मतलब लाइफ के लिए पॉसिबिलिटीज के लिए यहाँ पे रिसर्च हो रही है। और ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, यूरोपा। ठीक है। ये क्या था, सैटेलाइट था हमारा किसका, ठीक है, जुपिटर का, है ना। तो ये चीज क्लियर रखना आप, मतलब कभी पूछ ले कि वोस्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट, तो ऐसे आपको चीजें याद रहती हैं, मतलब एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको अब याद रहेगा कि वोस्टॉक कहाँ है ना। डिस्कस हो गया है उस पर एक बार। ठीक है। अब चलो आप पीक पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अब आपसे, 2 चीजें। ठीक है। चलते चलना, सुनते चलना। ठीक है। इस मैप पे नहीं बनाया, लेकिन जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिया है, एक डार्क वाला है ना, चलो मेरे पास ही खत्म हो गया, लेकिन आप देखिएगा 2 जो मैंने प्रिंट आउट दिया उसमें से डार्क वाला है। ठीक है। या जिसके पास एटलस होगा। ठीक है। तो वो जो रॉस सी का ये वाला एरिया है ना, रॉस सी के इस एरिया पे मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है। यहां पे, ठीक है, आप लिखोगे माउंट एरेबस, यहां लिख देता हूं मैं ना, माउंट एरेबस लिखोगे आप। ठीक है। और यहां पे इसकी हाइट है 3794 मीटर, है ना। ये नोट करा। क्वेश्चन क्या आएगा, पूछेगा कि दुनिया का, वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। आप क्लियर हुआ। अरे हाँ दादा है, अपन पढ़ेंगे उसको, सारा पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन समझे क्या है कि वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, है ना, या मोस्ट एक्टिव, मतलब मोस्ट एक्टिव नहीं कह रहा हूं, शब्द समझ रहे हो, हर चीज अलग अलग है। मैंने क्या कहा कि विश्व का दक्षिणतम एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सब चीज अलग अलग है ना। तो मोस्ट एक्टिव ऑफ द वर्ल्ड नहीं कह रहा हूं,
सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। यदि मैं बात करूं कि इस क्लास में ब्रिलियंट कौन है, तो मान लो कोई एक बंदा है जो ब्रिलियंट है लेकिन वो उस दिन नहीं आया, तो मैं बोलूंगा आज ब्रिलियंट कौन है, तो सेकंड रैंकर जो होगा वो ब्रिलियंट होगा ना। तो सिमिलरली यहां पर जो बात चल रही है कि क्या, अगर पूछेगा कि वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, मोस्ट एक्टिव नहीं, वो आज बताऊंगा माउंट किलुआ है, ठीक है। तो माउंट एरेबस, क्लियर है, यही है आपका आंसर। तो माउंट एरेबस क्या पूछा जाएगा आपसे, दुनिया का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इट इज द सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लिख लोगे आप। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्लियर है। तो यहां से हमने शुरू कर दिया, मतलब ये हेडिंग आप साइड में डाल सकते हो, पीक एंड माउंटेन्स पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहां देखो, ये अगर इसको अपन एरेस करते हैं, कर दो एरेस, एरेबस लिख गया। और सुनो, माउंट एलब्रस नहीं, एल्ब्रोज नहीं, कुछ भी नहीं, एरेबस, नहीं तो तीनों चीजों में घूमोगे आप। माउंट एल पढ़ रहे थे, हमने देखा था, एल्ब्रस भी पढ़ी थी, समझ, एल्बर्ट भी पढ़ी थी, अभी पढ़ेंगे सब चीजें। तो ध्यान से देखना, एरेबस लिखा हो, नहीं वो एल्बर्ट लिख दे और हम रॉकी वाली मार के आके चले जाएं तो समझ लो ब्लेंडर हो जाएगा आपके साथ। तो बहुत ध्यान से देखना, एरेबस, या इसको ऐसे याद कर सकते हो कि नॉर्थ अटलांटिक तक लेके आ गए, अंटार्कटिका तो अब लोग कहेंगे बस कर भाई, तो एरेबस है यहाँ पे। अब इसके नीचे कहां ले जाओगे, ठीक है। तो माउंट एरेबस, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखो लिखा है ट्रांस, दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है, अंटार्कटिक माउंटेन्स रेंज दिख रही, ये बनाई मैंने, है ना, दिख रही कि नहीं दिख रही, पहले दिख रही है। कोई भी चीज क्या होता है, देखो ट्रांस का मतलब होता है यदि एक छोर को दूसरे छोर से कोई चीज कनेक्ट कर रही हो तो ट्रांस है। तो दिख रहा है कि ये इस पार्ट से शुरू हुई और इस पार्ट तक जा रही है, तो क्या नाम पड़ गया, ट्रांस। और कहां पे है, तो अंटार्कटिका में है, तो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज पड़ेगी। क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये क्या करती है, इस पूरे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखो, ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करती है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी रेंज जो है ईस्ट और वेस्ट में बांट देती है किसको, अंटार्कटिका को, ठीक है। तो यहां बट गया ये ईस्टर्न में और ये हो गया वेस्टर्न में। क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, ठीक है। अब पूछा जाता है यहां से दो चीजें, इसी की जगह पे कभी कभी ट्रांस आर्कटिक माउंटेन की जगह पे आपको लिख देगा क्वींस मोड लैंड, है ना, इसी को दूसरा नाम क्वींस मोड रेंज दे देते हैं। जो ऊपर लिखा ना क्वीन मोड लैंड, इसी के नाम पे ये, इसी को मतलब किसको, ट्रांस अंटार्कटिक रेंज को क्या बोल देते हैं कभी कभी, क्वींस मोड पर्वत या क्वींस मोड रेंज। कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज है वो, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अगर मिल जाए क्वींस मोड रेंज भी यही है, ठीक है, ऐसे। क्लियर हो गई चीज, मतलब ये लैंड है पूरा, इसके अंदर रेंज है, तो उसके नाम से या तो वो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन लिख देगा या क्वींस मोड रेंज लिख देगा। अगर दोनों लिखता है तो फिर आप एग्जैक्टली मारोगे ट्रांस अंटार्कटिक पे, ऐसा देगा नहीं। और अगर नहीं देता, अंदर जाके पूछेगा तो फिर हमारा क्वींस मोड रेंज होगा। क्लियर हुआ। अब हाँ क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, दिखाई दे क्या लिखा है आपके में, क्वींस मोड माउंटेन्स लिखा ना ये, हाँ वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप यहाँ लिखिए, है ना, इसलिए मैंने आप बताया कि ओवरऑल उससे मत कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे नेम है, कहीं यहाँ लिख देता है कभी यहाँ लिख देता है। आपको मेन याद रखना कि जैसे आपके में यहाँ लोकेट है ना, तो मैं भी कहाँ लोकेट करा रहा हूँ, यहाँ लोकेट करा रहा हूँ, तो उस पर नहीं जाना, बस मैं आपको रिमाइंड कराने बोलता हूँ इस एरिया को क्या है, क्वींस मोड लैंड कह रहे हो। अब ये एरिया पूरा यहाँ भी घूम के आ रहा होगा तो वो वहां पर भी लिख सकता है, उनकी जगह है हर एटलस वालों को अपने मन से। हमें बस ये याद रखना है कि ये जो रेंज है इसको क्या कह रहे होंगे, अदर नेम से क्वींस मोड रेंज भी कह रहे होंगे ना, इसलिए आपके में नीचे ही लिखा हुआ है ना, तो मैंने भी आपको यही कंपाइल कराया है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं भी लिख सकता है, एटलस वाले अलग अलग ब्रांड्स है तो उस पर नहीं जाना। आपको तो ये याद रखना कि ट्रांस अंटार्कटिक रेंज है, इसको क्वींस मोड रेंज भी कह रहे होंगे। क्लियर है। तो अब इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, ये पूछता है कि नॉर्थ मतलब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कहां है, तो यहां देखो आप, माउंट विंसन मैसिव दिख रही, 4897 मीटर है ना, 4897 मीटर माउंट विंसन मैसिव।
तो ये पूछेगा आपसे, समझ रहे हो। अब पूछा जाए कि यार हाईएस्ट रेंज ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, माउंट विंसन मैसिव, कैसे याद किया था सर इसको? विंसन तो विंग शेप बोल रहे थे, विंग शेप, और ये डायनामिक है तो शेप। हाँ ठीक है, तो विंसन मैसिव लिखा, तो हमने याद ऐसे कर लिया था इसको कि यार ये क्या था, डायनेमिक था, तो बार बार शेप चेंज हो रहा ना, तो शेप आ रहा ना विंसन मैसिव। कितनी लिखी है? ठीक है, तो आप एक काम करिए कि इसको 5140 लिख दीजिए, क्योंकि मेरे एटलस पे भी 5140 है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इमेज वेरी कर जाता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली लिख लीजिएगा क्या 5140। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको आप एग्जैक्टली यही सही होगी, दो एटलस गलत नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो 5140 मीटर क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ही करेक्ट मान के चलिए 5140। तो अगर पूछेगा अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट विंसन मैसिव। क्लियर है, कहां दिख रही है, तो ये भी दिख गई हमें। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब आते हैं हम थोड़ी सी चीजों पे जो जरूरी पूछी जाएगी, उस पे देख लेते हैं। ठीक है, जितनी चीजें अभी बताई कोई डाउट? ठीक है, आप सुनो। तो अगर जहां पे लिखा था ना एक चीज और, आप बोस्टॉक लेक लिखा था, तो वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर कहां रिकॉर्ड होगा, अंटार्कटिका पे होगा कि नहीं? तो जहां बोस्टॉक लिखा है ना, यहीं पे लिख लेना कि लोएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है यहाँ पे, है ना। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है ना। कितना था वो? -89 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। समझ रहे हो, अभी 27 पे एसी चलता है, प्लस पे तो कहते हो सर बंद कर दो, तो वहां -89। ठीक है, तो वो स्टॉक के बारे में ये भी जरूरी है। तो इतना ठंडा है, तब तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइफ के बारे में सर्च कर रहे हैं और यूरोपा से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वहां पे भी लाइफ शायद हो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आपको। अब आपके लिए जरूरी चीज क्या है वो सुनना है। आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, पीटी पे शायद ही कभी पूछे आपसे। ठीक है, सबसे पहली चीज हो रही है, क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है। ठीक है, एक वर्ड है क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज मतलब हो रहा है कि यार जो अपने यहाँ फ्लड आ रहा है, रेन आ रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बदल रही है। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है किसी एरिया पे, कभी क्या हो रहा है बारिश ही नहीं हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का ही एक इफेक्ट क्या है, पार्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले की गर्मियां जब बचपन में रहते तो हम लोग गांव में जब खेलते थे तो कि पेड़ के नीचे पूरा दोपहर काट लेते थे, लेकिन आज की कंडीशन पे आप जाओ तो पेड़ के नीचे भी गांव में लोग कूलर लगा के बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये 90% ये कॉन्टिनेंट में बर्फ जमी हुई है। तो ये अब आप सोचो, छोटा सा तो है नहीं कि जो फ्रिज में बर्फ जमाते हैं। यदि ये कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा, तो ये क्या होगा, मेल्टिंग डाउन शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और इतना बड़ा यदि कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी आइलैंड कंट्री है, किरिबाती, मालदीव, ये सब क्या हो जाएगा, वाटर लेवल राइज हो जाएगा और ये डूब जाएंगे। अब भी का क्वेश्चन है, इंडोनेशिया जो कंट्री है, आपने सुना होगा, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, और उसको काली मतान करके शिफ्ट कर लिया है। तो जब आप मैप पे देखोगे जाके घर पे, इस बार शायद पीटी में पूछे, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि इंडोनेशिया को आप देखोगे तो ये ऐसे दो पार्ट में बटा हुआ है, जावा और सुमात्रा, और यहाँ बीच से एक स्टेट है जिसका नाम है सुंद्रा स्टेट। पढ़ेंगे जब पढ़ा रहा हूँ, वो तो बताते बताते मेरे को याद आ गया। ये क्या है, इंडोनेशिया आइलैंड है, तो कुछ ऊपर का पार्ट जावा कहलाता है और नीचे का सुमात्रा कहलाता है। इनके बीच में वाटर बॉडी है, तो इसका नाम क्या है, सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि अगर आप इसको देखोगे तो यदि ये पूरा इंडोनेशिया है, तो पहले इसकी कैपिटल यहाँ जकार्ता थी। ठीक है, और यहाँ पे इस बार एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, ये भी पीटी का क्वेश्चन था। सब पढ़ेंगे यार अभी, लेकिन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो यहाँ पे इसने शिफ्ट कर दिया काली मतान। ये एक जगह है, समझ लो कि आज एग्जाम्पल ले ले कि नीचे मान लो हमें पहले अपने यहाँ मतलब एमपी की कैपिटल क्या कर दी, मान लो नीचे हमने कर दिया, एक उठा के ले लिया बालाघाट। अब मान लो एमपी डूबना शुरू होगा, तो हम कहाँ ले जाएंगे शिफ्ट करके, भिंड मुरैना, जिसको मैप याद है वो, है ना। ये एमपी का मैप है, एक समझने के लिए। अगर एमपी आइलैंड होता तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बालाघाट है नीचे, और अगर ये आइलैंड होता तो यहाँ पानी बनना शुरू होता, तो हम कैपिटल कहाँ ले जाएंगे, यहाँ भिंड मुरैना जो ऊपर है, ले जाएंगे कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडोनेशिया में वाटर लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इनने क्या करा है, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लिए आगे के लिए कि भाई हम जकार्ता रखेंगे तो इन फ्यूचर 2050 तक क्या होगा, ये जकार्ता डूब जाएगा।
तो आप जब डूबेगा तभी काम करोगे, नहीं करोगे। तो यही चीज क्या सिखाती है कि यही है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब पढ़ेंगे ये भी टॉपिक है तो आप इसको प्रैक्टिकली लिख सकते हो कि भाई जब डिजास्टर मैनेजमेंट पे यही चीज होनी चाहिए कि भाई दो पार्ट होते हैं, डिजास्टर के पहले क्या करना चाहिए और डिजास्टर के बाद क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, डिजास्टर के प्रीवियसली हमने स्टेप उठा लिया कि 2050 में जब ये डूब रहा होगा तो हमारी कैपिटल यहाँ शिफ्ट हो चुकी होगी, है ना, कालीमतान। समझ गए हो। आज दिल्ली है, अब इंडिया की कैपिटल है, इतने सारे वहां पे आप देखोगे एम्बेसी है, सब है, तो हंसी खेल तो है नहीं उठाना यहाँ से दिल्ली उठा के भोपाल कर दो, है ना। तो सिमिलर चीज है कि अभी पूछेगा आपसे पीटी में कि कौन सा देश है जिसने हाल ही में, या फिर ये पूछेगा इंडोनेशिया ने नई कैपिटल क्या बनाई है, तो कालीमतान। कहाँ थी पहले, जकार्ता थी। तो जकार्ता में क्या था, अभी एशियन गेम्स हुए थे, सब पढ़ेंगे ना, बीच में बना लिया करो अगर थोड़ी बहुत चीजें बताएं। तो ये क्या है, जावा है और ये सुमात्रा है, और ये बीच में क्या था, सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है ना। कभी कभी एग्जाम में आपको आएगा पूरा स्टेट का चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऊपर जावा है, नीचे सुमात्रा। यूपीएससी 2018-17 का क्वेश्चन, यहाँ पे इंडिया है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं ना, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मालदीव है। तो उसने जो क्वेश्चन बनाया उसने पूछा कि नियरेस्ट लैंड कौन सा है इंडिया से। सबको क्या ध्यान था, यहाँ, और सबने शायद मालदीव मार दिया। लेकिन आप घर पे जाके देखना, इसको अब भी मत देखने लगना। यहाँ पे क्या था, श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद हमारा यहाँ पे आप देखोगे ये अंडमान निकोबार है साइड में, तो ये नियरेस्ट है क्योंकि इंडिया यहाँ तक है। ये था यूपीएससी का क्वेश्चन 2017 का। सब मार के आ गए, मालदीव और मेडागास्कर और सारा कुछ था, वो देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। क्या टफ है, क्या टफ अब नहीं होता। यूपीएससी बस देखता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, क्योंकि आपका दिमाग इंडिया यही खत्म कर दिया आपने। आप अंडमान निकोबार तक सोच ही नहीं पाए। तो अंडमान निकोबार और इसके बीच में चैनल से पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चीज क्या पूछ ली उसने, कोई टफ नहीं पूछी थी। लेकिन आप सोचो इंडिया ही क्यों, कि आपको दिमाग कहाँ जा रहा है, केवल केप कॉमरिन तक। तो ये क्वेश्चन है 2017 का, हवा में नहीं दे रहा हूँ, जाके देख लेना एक बार। तो टफ नहीं था, वो था केवल लैक ऑफ अवेयरनेस आपकी, कि आपने केवल जल्दी से उसको इंडिया सोचा इतना ईजी है और आप मालदीव माले मार के आ गए। समझ रहे हो। तो इसलिए अवेयरनेस, आप जो भी चीज देख रहे हो ना, उसको मैप पे मैं दिखा रहा हूँ, बार बार प्रिंट आउट क्यों दे रहा हूँ, कि आपको देखना है चीजें कि कैसे पूछता है। अलग से कोई कोचिंग नहीं है इस चीज की कि आपको जाके कोई सिखा देगा और अंदर से बोलेगा मेरा ब्रेन ले जाओ, आपने मैंने तैयारी कर ली और फिट करके पेपर देके वापस करना। हमें अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, मैं हूं या एनीवन एल्स, है ना। तो यही चीज है कि आप देखना शुरू करोगे। तो ये बातें क्यों हो गई थी, क्योंकि अपन यहाँ डिस्कस कर रहे थे क्या चीज का, कि यहाँ पर टॉपिक क्या है। टॉपिक ये चीज का है, अंटार्कटिका में बहुत सारे इशू हैं। कभी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेजर इशू इन अंटार्कटिका, कौन से ऐसे बृहद मुद्दे हैं जो अंटार्कटिका पे चल रहे हैं। तो आप पहला बताओगे कि भाई क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर इशू एंड बिग चैलेंज है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का अस्तित्व खत्म होने वाला है। आज नहीं 100 साल बाद होगा। तो पहला चैलेंज समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पहला लिखोगे क्लाइमेट चेंज। एक शॉर्ट में पूरा पैराग्राफ नहीं बनाओगे, इतना सा बॉक्स लोगे आप और इसमें सीधे लिखो सीसी मतलब क्लाइमेट चेंज। इससे क्या निकल आया, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग। मतलब हमेशा कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। समझ गए, जलवायु परिवर्तन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब जब टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, तो यहां पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। बहुत सारे वहां पे प्लांट्स हैं, आप देखोगे लाइकेन जैसे प्लांट्स कहां मिलते हैं, ओशन में मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि ये ओशन क्या कर रहे होते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ओशन आर द क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्या है, CO2 एब्जॉर्ब, ठीक। तो जब एब्जॉर्ब करते हैं तो CO2 जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनका एसिडिफिकेशन हो जाएगा। तो एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है किसका, ओशन का, है ना, CO2 के कारण। समझ रहे हो, CO2 बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है ना। तो क्लाइमेट चेंज से दो चीज निकल आई, पहला तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा क्या है, जब CO2 बढ़ रही है तो CO2 बढ़ने के कारण क्या हो जा रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है पूरे इस समुद्र का। जब एसिड बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो बहुत सारी स्पीसीज हैं उन पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का एक क्राइसिस आ जाएगा और हम देखेंगे वो इंडेंजर्ड में चली जाएंगी। तो स्पीसीज को लाइफ का क्या हो गया है, वो हो गया, एक खतरा पैदा हो गया। और जो बहुत सारी स्पीसीज है जैसे कि पेंगुइन यहीं मिलता है, तो पेंगुइन का ब्रीडिंग पैटर्न बदल रहा है। तो समझ गए, तो स्पीसीज से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, कितना अपन ने शॉर्ट में लिख लिया कि भाई उनकी लाइफ को खतरा है, उनकी ब्रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हो, ठीक, ये चीजें हो गई, है ना। और दो एक ये चार बड़े इशू जो हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां देख लो अदर फैक्ट क्या है ना, ये तो हो ही रहे हैं। अदर कंसर्न क्या है, ठीक है। अदर कंसर्न है इलीगल
इलीगल फिशिंग का, इलीगल माइनिंग है ना, बार बार नहीं लिख रहा हूं, इलीगल माइनिंग का है ना। यहाँ पे दो चीजें और हो सकती हैं कि जो वर्ल्ड के कंट्री हैं क्या कर सकते हैं, इलीगल फिशिंग बढ़ सकती है, उनमें कंपटीशन बढ़ सकता है क्योंकि किसी का तो है नहीं एग्जैक्टली अभी पूरा जो। और दूसरा क्या है, इलीगल माइनिंग का, कि जो वहां पे रिसोर्सेज है उनकी माइनिंग करी जा सकती है इलीगल तरीके से। तो ये अदर कंसर्न है, समझ गए। अब ये जो बड़े कंसर्न के बाद मेन है इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में, यहां तक देख लिया अपन ने। यहां से हमने देखा क्लाइमेट चेंज हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग हुई, CO2 हुई। और ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन से आप देखोगे कि ओजोन लेयर का क्या हो रहा था, डेप्लीशिएशन हो रहा था, है ना, मतलब ओजोन का क्षरण हो रहा था, ठीक है। डिप्लेट हो रही थी कौन, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर में पहली बार 1985 में क्या देखा गया, यहाँ पे एक होल देखा गया, ओजोन होल 85 में। तो ये भी कहां देखा गया था, अंटार्कटिका पे। तो क्लाइमेट चेंज से आप तीन चीजें निकाल लोगे। पहली ग्लोबल, अपन ने क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग देखी, CO2 निकला तो एसिडिफिकेशन हो गया और ओजोन होल हो गया। अब कैसे हुआ 2 मिनट वो भी समझ लो, ठीक है। यहां देखो, जब मैं आपको थोड़ा सा घर पे जिसमें वो देखा होगा वायुमंडल की परत है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखोगे तो जो टॉपोस्फेयर होता है वो ऐसा होता है, मतलब इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है और यहाँ पे जो होता है वो लगभग 8 किलोमीटर होता है। देख रहा है, जो ट्रोपोस्फियर का शेप होता है ना, वो इक्वेटर पे गैसेस, टेम्परेचर ज्यादा है इक्वेटर पे, है कि नहीं है। तो इक्वेटर पे क्या होगा, ऊपर तक जाएगी गैसेस। तो ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे कितने ऊंचा रहता है, 18 किलोमीटर। लेकिन ये पोल्स है ना, पोल्स पे टेम्परेचर कम होगा तो गैसें जल्दी बैठती हैं, तो ये केवल 8 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आप देखोगे कि ये और एक ये ऐसा स्लोप बन गया। तो पॉल्यूशन हो रहा है यहां से कंट्री में, और जो एटमॉस्फेयर से ये गैसेस कहां जाना शुरू हो जाती हैं, यहां। तो इसलिए होल कहां दिखा हमें, अंटार्कटिका पे दिखा। समझ में आया क्यों दिख गया, क्योंकि इक्वेटर पे, समझ रहे हो चीज की नहीं समझ में आई। चलो देखो यहां देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेटर है समझने के लिए, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर हाई होगा और ये इक्वेटर है एक पॉइंट। अब इमेजिन करो, हमने ये बना दिया नॉर्थ पोल और ये बना दिया साउथ पोल, ठीक है। ये पोल्स हैं, समझ रहे हो, पोल्स ऐसे बना दिए लेकिन ऊपर नीचे हैं, ठीक है। अब इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा तो गैसेस क्या होंगी, ऊपर तक बढ़ेंगी। तो जो एटमॉस्फेयर बना हमारा, ठीक है, यहाँ पे कितने जाता है, 18 किलोमीटर तक का गया, ठीक है। या जबकि जब साउथ पोल पे अपन देखेंगे, नॉर्थ पे तो ज्यादा बर्फ यहाँ जमी है, दोनों जगह जमी है ना। तो यहाँ पे जब ये गैसेस यहाँ तक उठ पाती हैं, तो जब आपको ये पूरा चैप्टर है एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ पे हाइट कितनी होती है, 8 किलोमीटर बस, है ना, पोल्स पे, ठीक है। तो ये 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के बीच में ऐसा स्लोप बना कि नहीं बना। तो जितनी कंट्रीज हैं जो लाई करते हैं वो लोग कहाँ है, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा कंट्री है। वहां पे भी उठा के देखो पूरा मैप, मतलब बड़ी कंट्री यही है इक्वेटर पे, समझ रहे हो। इक्वेटर पे कार चल रही, गाड़ी चल रही, प्रदूषण हो रहा है। तो ये प्रदूषण जब एटमॉस्फेयर पे ऊपर पहुंचा तो ये पॉल्यूटेंट यहाँ से, क्योंकि स्लोप बनता है तो यहाँ खिसकना शुरू होगा। और जो भी सदन है, मतलब अपन देखेंगे कि अंटार्कटिका पे क्या हो रहा है, ज्यादा बर्फ है, ज्यादा कोल्ड नीचे तक है, कम मतलब ज्यादा स्लोप कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो गैसेस यहाँ फ्लो शुरू होना हो गया, तो CO2 ज्यादा कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, बाकी गैसेस यहीं आ गई। यहाँ पे CFC आ गया, तो ये क्या हो गया, ओजोन होल हो गया, O3 में होल कर दिया, है ना। क्लियर हो गया कि अंटार्कटिका पे ही क्यों देखा, क्योंकि ये क्या था, मतलब पॉल्यूटेंट यहाँ रुकते तो यहाँ छेद कर पाते, लेकिन स्लोप बनता है एटमॉस्फेयर पे। अभी मैं आपको एटमॉस्फेयर नहीं बढ़ा रहा था, बस मैंने आपको कोशिश करी कि समझ जाओ कि इक्वेटर पे ये क्या होता है, ज्यादा ऊंचे तक वायु जाती है, एयर जाती है, तो यहाँ का पॉल्यूटेंट एक स्लोप बन जाता है, कहाँ पे, इक्वेटर और पोल्स के बीच में। तो इसीलिए अंटार्कटिका पे देखा 1985 में, ठीक है। तो ये एक कभी मेंस में लिखने आ जाए, ये PT से कोई रिलेशन नहीं है। कभी आपसे कोई पूछे तो आप बोल के बता दोगे कि भाई अंटार्कटिका के मेजर इश्यू क्या है, आप बता दोगे भाई क्या चीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, एक तरफ ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, ओजोन का डेप्लीशिएशन हो रहा है। ये 5 पॉइंट हो गए। अदर कंसर्न क्या है हमारे, तो भाई इलीगल फिशिंग का है और इलीगल माइनिंग का है। ऐसे बहुत सारे मेजर इशू थे, तो इनको लेके शुरू से लेके अब तक क्या हुआ है, लगातार कोशिश हुई है। तो ओजोन के लिए मैंने उस दिन बताया था क्लास में, आज रिपीट नहीं कर रहा हूं, कि हमने क्या देखा था कि 1985 में पहली बार होल देखा, तो हमने एक क्या कर दिया, वियना कन्वेंशन ले आए, याद है मैंने बताया था। वियना कन्वेंशन 1985 में आया, वो बाइंडिंग नहीं था क्योंकि तुरंत आया। तो वियना कन्वेंशन कब आया, वियना कन्वेंशन, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो ये कन्वेंशन था, कन्वेंशन का मतलब है बाइंडिंग नहीं था, है ना, तो नॉन बाइंडिंग था, है ना।
ठीक है। तो ये वीना कन्वेंशन 1985 तुरंत आ गया था एक्शन लेने। तो ये 1985 में हुआ था, लेकिन नॉन बाइंडिंग था कि भाई हम सबको मिलके क्या करना है, जैसे हमने बोला क्लास आना नॉन बाइंडिंग, लेकिन टेस्ट देना क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। आओ चाहे ना आओ, ऑनलाइन देखो चाहे ऑफलाइन देखो। तो वीना कन्वेंशन क्या था, नॉन बाइंडिंग था। लेकिन बाद में हमने जब कनाडा पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बताया था वहां पे क्या था, मॉन्ट्रियल था। तो मॉन्ट्रियल के नाम पे एक प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। ये कब हुआ, 1987 में। और ये बाइंडिंग थी कंट्री किसके लिए, सीएफसी के, जो यहाँ पे उत्सर्जन है उसको रोकने के लिए, सीएफसी के लिए, है ना। तो ये बाइंडिंग था। दोनों चीजें क्लियर हुई। एक प्रोटोकॉल वीना कन्वेंशन था, कन्वेंशन मतलब समझ रहे हो कि परंपरा टाइप की, मानो चाहे ना मानो। तो 1985 में हुई। ये क्या था, ओजोन से संबंधित था कि भैया ओजोन में होल हो गया, धीरे धीरे आप क्या करो, प्रयास करो रोकने का, नहीं तो क्या होगा, सीएफसी से हमारा ओजोन का डेप्लीशिएशन होगा और जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट आ रही होगी, तो स्किन कैंसर बढ़ेगा लोगों में। तो इसलिए पहले नंबर पे क्या कर दिया, वियना कन्वेंशन। क्लियर। जब ये नॉन बाइंडिंग था, 1-2 साल में जब सब अवेयर होगा इस चीज को लेके, तो हमने बाद में क्या कर दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में लाए और क्या कह दिया कि भाई जो फ्रिज से एसी से सीएफसी निकलता है, क्योंकि क्लोरीन, कभी पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ओजोन परत को डेप्लीट करता है, क्लोरीन। तो इसीलिए हमने सीएफसी की जगह अब जो डाले वो एचएफसी डालने लगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन डालने लगे, है ना, एचएफसी डालने लगे, है ना। तो क्लोरीन क्या करता है, जो O3 होता है अपना ओजोन, O3 से बनता है ओजोन, तो ये जो क्लोरीन रहता है ना, इसको O2 में तोड़ देता है। तो इसलिए क्या हो जाती है, वो लेयर पार्टिकल्स धीरे धीरे डेप्लीटेड होते हैं। तो आपसे पूछेगा मेन कौन सा ज्यादा हार्म करता है, क्लोरीन। ठीक। तो इसलिए हमने क्या करा है, सीएफसी बैन करा है। क्लोरो मतलब क्लोरीन है, ये फ्लोरोकार्बन। तो इसलिए ये कन्वेंशन आया था। इतना क्लियर हुआ है कि नहीं है। ये पूरा पार्ट है, एनवायरमेंट में पूरा चैप्टर आता है, लेकिन यहाँ जिक्र निकल आया तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, सब पढ़ेंगे, इतना घबरा के नहीं कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट में, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं है, पहले हो गया। अब इससे जुड़ी 2 चीजें जो करंट में है और आपको जो पीटी देंगे उनको काम की, क्या, यहां देखें। सबसे पहले तो 16 सितंबर अब भी गया है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाना शुरू कर दिया। 16 सितंबर को क्या रहता है, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, क्यों मना रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस आए लोगों को कि भाई ओजोन को डेप्लीटेड नहीं होने देना। तो 16 सितंबर जो अभी गया, हर ईयर मनाते हैं। पहली चीज क्लियर हुई। फिर मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ पे राज्यसभा सांसद थे, अभी उनकी डेथ हो गई है, उनका नाम है अनिल माधव दवे। ठीक है, क्या नाम है, अनिल माधव दवे। उन्होंने क्या करा है, किगाली अमेंडमेंट, है सर। तो किगाली अमेंडमेंट ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ना केवल इंडिया में, बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्री को उन्होंने क्या करा, समझाया कि भाई ओजोन बचाना है, आप क्या करो, इस अमेंडमेंट के लिए कोशिश करो। तो ओजोन अवार्ड जो मिला है 2019-20 का, वो किसको मिला है, वर्ल्ड लेवल पे हमारे एमपी के एक, मतलब कौन थे, एमपी ही थे, मध्य प्रदेश के एक एमपी जो राज्यसभा से थे, उनका नाम था अनिल माधव दवे। उनकी डेथ हो गई है। तो इस बार पूछ सकता है वो, जब भी पीटी दोगे, इस बार उसने यही करा कि 2018 में बाल कवि बैरागी जी की डेथ हो गई और उसका रियल नेम उनका पूछ लिया। उनकी डेथ कब हुई, 18 में एक्सीडेंट में। तो अनिल माधव दवे की भी डेथ हुई 19-20 में। अब वो जागेगा पीएससी 1-2 साल बाद और फिर पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे सांसद है जिनको हाल ही में ओजोन अवार्ड मिला था। अब उनके लिए हाल ही मतलब 3 साल पहले का भी होता है। तो अनिल माधव दवे, आप नेम याद रखेंगे। ठीक है, अनिल माधव दवे, है ना। इनको क्या मिला है, ओजोन अवार्ड मिला है। ठीक है, इतनी चर्चा ओजोन पे हो गई। ठीक है, अब ये सब मैं क्यों बता रहा था, अब यहां पे आएंगे अपन। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन फिर जिनको करनी है और एमपीपीएससी का भी है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो इससे जुड़े हुए 2 संस्थान है, वो आपसे पूछे जाएंगे। एक है संधि, एक होता है ट्रीटी। ठीक है, और एक होता है कन्वेंशन। तो पहले समझो, कन्वेंशन हमेशा नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो ज्यादातर 99% कन्वेंशन नॉन बाइंडिंग होगी। कोई भी शब्द में कन्वेंशन लिखा है, हिंदी में कहते हैं अभी समय, क्या होता है, नॉन बाइंडिंग है। लेकिन यदि वहां पर ट्रीटी वर्ड लिख जाए तो ज्यादातर जगह पे क्या होता है कि वो बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, पढ़ेंगे जब ये आईआर का सब्जेक्ट है, टॉपिक रहता है कि कन्वेंशन क्या है और ट्रीटी क्या है। तो यदि कन्वेंशन लिखा था, जैसे हमने देखा वियना कन्वेंशन था, तो नॉन बाइंडिंग था। अब आता है ट्रीटी, तो ये बाइंडिंग है, अभी समझने के लिए। और 90% होती है, कहीं कहीं कोई ट्रीटी नहीं होगी, लेकिन आप पकड़ के नहीं बैठ जाना उसको कि सर ये तो नहीं है, आपने तो बोला था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बात चल रही है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इतने सारे मुद्दे दिख रहे हैं इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, कंसर्न से जुड़े हुए थे।
तो वर्ल्ड के जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए 1959 में वॉशिंगटन डीसी में। इसमें है स्लाइड्स में, मैं दिखाता हूं आपको। वाली स्लाइड नहीं मिल रही है। एक सेकंड। ये देखो, यहां पे देखोगे आप, है ना, यहां इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा द अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिका संधि हो गई। ठीक है, कब हो गई? पहली चीज, और कहां हो गई? अंटार्कटिका। अब आएगा क्वेश्चन, देखो क्या कि अंटार्कटिका ट्रीटी कहां हुई? ऑप्शन ए देगा वो न्यूयॉर्क, बी दे दिया, बी दे दिया वॉशिंगटन डीसी, सी दे दिया कुछ और डी दे दिया वॉस्टॉक। तो आप तो पढ़ के गए वॉस्टॉक में होगी। अरे कौन इतनी ठंड में मनने जाएगा? तो पॉसिबल ही नहीं कि अंटार्कटिका ट्रीटी कहां होगी, अंटार्कटिका के कहीं पे भी पॉसिबल। इसलिए कहां पे हुई? वॉशिंगटन में हुई। क्लियर हुआ? और वॉशिंगटन डीसी में नहीं हुआ। वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है, लेकिन वॉशिंगटन एक और जगह है यूएस में ही। तो आप जब मैप मैंने दिखाया था नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी पड़ता है और इस एरिया पे वॉशिंगटन है। ये क्लियर रखना दिमाग में चीजें। तो वॉशिंगटन में हुई। क्लियर? अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिका में क्यों नहीं हुई, समझ गए? नहीं, कल के दिन आ जाओ, इतनी ठंड में चलना है किसी को तो बताओ, तो अपनी क्लासेस भी वहीं लगेंगी। ठीक है, अब ये कब हुई? तो 1 दिसंबर 1959, 1 दिसंबर 1959 को क्या हो गया? अंटार्कटिक ट्रीटी हो गई। ये क्लियर होना चाहिए पहली चीज। क्यों हुई? तो अंटार्कटिका से जुड़ी हुई जितने भी कंसर्न है उन पे बात करने के लिए कि भाई हम सब मिलकर एक ट्रीटी करते हैं कि यहाँ इलीगल माइनिंग नहीं करेंगे, मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे। तब तो ये जैसे कि हमने स्पेस के लिए करा है कि क्या करेंगे कि भाई ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका यूज कर रहे होंगे, है ना। इसलिए तो इस कॉन्टिनेंट को नाम क्या दिया? द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड फॉर साइंस, विज्ञान के लिए समर्पित है। यहाँ मिलिट्री बेस के लिए तो है नहीं कि यहाँ पे आपने क्या करा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे बेस बना लिया और दुनिया के सारे कंट्री को आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। ये नहीं करोगे आप, समझ गए। तो आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है कि भाई क्या हुआ। 1959 में एक ट्रीटी हुई वॉशिंगटन में, अंटार्कटिक ट्रीटी बोला गया, और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। अच्छी चीजों का भारत सदैव सदस्य होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यूपीएससी यही बनाएगा, सेकंड स्टेटमेंट की इंडिया क्या है? मेंबर है। ठीक है, क्लियर है। और थर्ड पॉइंट है कि ये ट्रीटी क्या है? इनफाइनाइट टाइम के लिए है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो ओनली शब्द लिख देता है यूपीएससी, उसका ये पैटर्न है, तो वो हमेशा मान के चलो वो गलत है। 90%, हमेशा नहीं। आप श्योर हो कोई चीज पढ़ के गए हो, और अगर ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको कंफर्म है, तो आप क्या करोगे कि ओनली लिखा है तो सही मानोगे। लेकिन 90% मोस्ट ऑफ द टाइम यदि यूपीएससी ओनली वर्ड लिख देता है ना, ऐसा मतलब आप जब ट्रिक लगाने का गैस करते हो तो वो क्या होता है, स्टेटमेंट गलत होता है। 90%, 100% नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगला पूछेगा ये कि ट्रीटी अनलिमिटेड टाइम है क्या? तो जब इंसान आता है और जाता है तो ये ट्रीटी कोई तो इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो 2048 वो ईयर है जब तक ये ट्रीटी है। तो 3 पॉइंट आपको पता हो, 1959 में 59 में आई है, इंडिया मेंबर है, और 2048 तक ये ट्रीटी है। तो अगला कंसर्न यही है कि भाई अगली बार कैसे मनाएंगे इस ट्रीटी के लिए दोस्त लोगों को, क्योंकि चाइना अभी नहीं सुन रहा तो बाद में सुनेगा। तो एक कंसर्न है, तो आप कंसेप्ट समझ गए कि अंटार्कटिका की इशू क्या है, ये ट्रीटी क्या है, और इंडिया इसका मेंबर है। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके आप शॉर्ट में क्या लिख लोगे कि भाई मिलिट्री बेस नहीं बनेगा, है ना। एग्जैक्ट है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा। ठीक, तो मिलिट्री बेस नहीं बनेगा, और क्या होगा, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, समझ गए। कभी यही क्वेश्चन पता चले आपको यूपीएससी में 10 या 20 मार्क्स का मिल जाए, इससे ज्यादा फैक्ट भी नहीं पता होने चाहिए। केवल एग्जामिनर को आपका दृष्टिकोण पता होना चाहिए कि जो हमने पुराने कंसर्न देखे थे कि ये अच्छी चीजें थी, और कंसर्न हमारा है कि भाई 2048 के बाद क्या होगा, 48 के बाद, है ना। क्या कंट्री फिर से एक बार एग्री करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर। ये क्या पढ़ ली, अंटार्कटिक ट्रीटी पढ़ ली। क्लियर है, यहां तक पढ़ लिया। अब चलते हैं अपन इंडिया की तरफ, है ना। ये पढ़ने के बाद अच्छा एक क्वेश्चन और कॉमनली मेरे को बताओ कि ये जो यहां पे ओजोन का डिप्लीशिएशन हो रहा होगा, कब ज्यादा हो रहा होगा?
तो सितंबर से दिसंबर वो मंथ है जब ओजोन ज्यादा डेप्लीट होती है। आप नोट डाउन कहीं पे कर लो, कहीं पूछ ले कभी भी, इसलिए ओजोन डे क्या मना रहे हैं, 16 सितंबर को ही मनाते हैं। ऐसे करके तुक्के भी लगा सकते हो आप। तब तो अवेयर कर रहे हैं ना, हम अवेयर कब करेंगे? जैसे आयुषी को क्या हो गया अभी, क्यों भेजा? टाइफाइड हो गया, तो अब उसको डॉक्टर अवेयर कर रहे होंगे कि बेटा आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन कल तक कह रहे थे क्या? नहीं कह रहे थे। तो इसलिए 16 सितंबर क्यों बनाई होगी, एक अपन लॉजिक लगा के तुक्के मार सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। इंडिया की प्रेजेंस देखना है हमें। अब तक तो हमने किसको देख लिया, वर्ल्ड को देख लिया, बेसिक चीजें देख लिया। अब इंडिया की प्रेजेंस क्या है, भारत की उपस्थिति क्या है इस महाद्वीप पे। ठीक है, क्लियर है? चले इंडिया, आ जाते हैं इंडिया पे। जो पढ़ा है वहां से भी देखते चल रहे हैं और यहां से भी देखते चलते हैं। यहां पे लिखा है क्या, 1912 में साउथ पोल वाज हेल्ड बाय 2 टीम्स, ब्रिटिश टीम वाज लेड बाय कैप्टन रॉबर्ट। कोई मतलब नहीं है ना, ये सब मत देखना आप। ठीक है, जो चीजें मैंने पढ़ाई है उतना याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया एक्सपीडिशन ऑफ अंटार्कटिका 21 मेंबर की टीम गई, ये भी याद नहीं रखना। ये टीम जब अंटार्कटिका में पहली बार गई तो इसको लीड कौन कर रहा था? 3 चीजें अलग है। अंटार्कटिका पे कौन पहुंचा, एक बात बताई थी, रामचरण जी पहुंचे थे। साउथ पोल पे कौन पहुंचा था, गिरिराज सिरोही पहुंचे थे। अब ओवरऑल हम एक टीम भेज रहे हैं रिसर्च करने, तो उसको लीड कौन कर रहा था? समझ गए, ये तीसरी बात है। तो उसको लीड कर रहे थे एस.एच. क्वासिम, तो इनका नाम याद रख लेना। एस.जे. क्वासिम कौन है कि मतलब एस.जे. कासिम थे, जिनके नेतृत्व पे एक टीम भेजी गई अंटार्कटिका पे रिसर्च करने के लिए। इसलिए यहाँ पे 21 मेंबर लिखा है, समझ गए? तो कब गई, 1981 में गई। तो आपको ईयर याद नहीं रखना, केवल याद रखना है कि पहली बार अगर पूछे कि कौन किसकी लीडरशिप में वहां पे एक टीम भेजी गई, तो आंसर आ जाएगा एस.जे. कासिम। तीनों पॉइंट याद रहेंगे। अंटार्कटिका में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन थे, रामचरण दास। ठीक, अब पूछेगा साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, गिरिराज सिरोही थे। अब पूछेगा पहली बार किसके नेतृत्व में एक भारतीय टीम अंटार्कटिका भेजी गई, एस.जे. कासिम। क्लियर है, तीनों फैक्ट दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो एस.जे. कासिम गए, कब गए, 81 में गए। समझ रहे हो, ईयर नहीं पूछेगा, पूछेगा यहां से जो मैं अब बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, यहां चले अपन लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर वापस आ जाओ अपने अपने मैप पे। ठीक है, जो दिया है। अब देखो फिर कैसे घूमोगे। सबसे पहले इंडिया गया और अपने रिसर्च स्टेशन हमें लगाने थे। हमें ये भी देखना था कि भाई जो वाटर से मेल्ट डाउन हो रहा है, ओजोन का डेप्लीशिएशन हो रहा है, अब सारे फैक्ट पता है क्या कंसर्न कर रहे होंगे। पेनजिया का रिसर्च देखना है कि क्या वाकई में ये लैंड जुड़े हुए थे, है ना? तो मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाकई में हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो पोलर बियर है वो इक्वेटर पे भी पाए जाते हैं कई कंट्री में। तो ये कैसे आ गए? मतलब कोई बात तो होगी कि आपका घर अगर मान लो उठा के हम कहाँ रख दें मेगा, मान लो एक ट्राइबल एरिया में रख दें, और कुछ ट्राइबल एरिया का घर आपके पास रख दें, तो ये रीजन क्या हुआ कि वो लैंड शिफ्ट हुआ ना, तब तो दोनों चीजें मिल रही हैं। तो सिमिलरली अपन देखेंगे जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे तो ये सब रिसर्च करने के लिए हमने कुछ वहां पे स्टेशन लगाए हैं। तो पहला स्टेशन जब हमने लगाया यहां पे, तो उसका नाम पूछते तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। उसको सदर्न मतलब पर्सनल नाउन का ट्रांसलेशन नहीं होता, उसको आप इंग्लिश में भी क्या लिखोगे, दक्षिण गंगोत्री। और ये मैत्री दिख रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे बनाओगे आप, देखो बना भी है शायद एटलस में, आप जिसके एटलस में देखोगे ना यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री। ये 1983, 84, 83, 84 में हमने स्टेब्लिश करा। क्यों करा 83, 84 में? क्योंकि 81 में तो हमने टीम भेजी थी, उनने जाके जगह वगैरह देखी होगी, बोले हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेगा आपके एटलस पे होगा, बहुत सारे लोगों के पे है ना, मिला दक्षिण गंगोत्री। अगर जिसके पास एटलस होगा आशी, यहाँ देखोगे आप टॉप पे दक्षिण गंगोत्री ब्रैकेट में इंडिया लिखा है, मिल गया ना, देखा? अमन यहाँ देखोगे आप, ये जो मिला ना दक्षिण गंगोत्री नहीं है तो आप बना लोगे। 83, 84 में गया है ये, ठीक है? तो 83 मेन ईयर है, अगर ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं देगा, है ना? तो 83, 84 में हमने क्या करा, दक्षिण गंगोत्री। तो क्वेश्चन एक क्लियर हो गया। क्यों कामाक्षी? अगला देखो आप, जस्ट नीचे आए हम लोग यहां से, तो ये है मैत्री, नीचे आए तो ये 1989 में किया हमने। ये क्या है, हमारे स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन। तो पहला क्या हो गया, दक्षिण गंगोत्री। सेकंड क्या हो गया, मैत्री, दिख गया, ठीक है? और थर्ड नंबर पे आप लिखोगे भारती, जो यहां बना नहीं है, आप इसको यहां कहीं पे एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं, यहां पे, है ना? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इसकी, है ना? भारती,
ये कब बना? 2012 में बना है, ठीक, 2012 में। क्लियर है? 3 हो गए। ये रिसर्च स्टेशन है इंडिया के, प्रेजेंस है अंटार्कटिका में। हमने 3 वहां पे रिसर्च स्टेशन लगा के रखे हैं। पहली चीज, जब ये वर्क कर रहा था तो दक्षिण गंगोत्री था, लेकिन वो क्या हो गया, एक टाइम के बाद वहां पे खराब हो गया, तो हमने लगा दिया मैत्री, इसलिए 89 में मैत्री लगाया। जब ये खराब हो गया तो हमने अगला लगा दिया है भारती। ऐसे ये काम करते हैं, एक साथ तीनों काम नहीं कर रहे हैं, सबकी लाइफ स्पान है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखना शुरू करोगे तो पहले नंबर पे दक्षिण गंगोत्री मेल्ट नहीं हो रहा। क्या होता है, जैसे मान लो आप सैटेलाइट भेजते हो स्पेस पे, तो वो खराब हो जाते हैं ना एक टाइम के बाद। तो ऐसे ही हमने रिसर्च स्टेशन बनाया, वो एक टाइम तक वहां पे चलता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि उसकी जो है एज खत्म हो जाती है, तो हम नया एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये जो है जैसे दक्षिण गंगोत्री अब यहाँ मेल्ट हो गया तो ये स्पॉइल हो गया होगा, बहुत सारे रीजन है, तो हमने फिर थोड़ा अंदर ले आए, फिर धीरे धीरे अंदर शिफ्ट कर रहे हैं ना। इसलिए देखो पहली बार हमने, अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछता मान लो आपसे कि अरेंज करो कि नॉर्थ मोस्ट पे क्या है, तो हमारा दिमाग क्या चलता कि दक्षिण गंगोत्री सदर्न मोस्ट में होगा, होगा नाम है दक्षिण गंगोत्री, तो अंटार्कटिका के सदन में होगा, लेकिन है कहाँ, नॉर्थ मोस्ट पे। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना, वो अरेंज करने देगा तो सब क्या सोचेंगे नाम में दक्षिण गंगोत्री, ये तो तीसरे नंबर पे आएगा। जबकि ये क्या है, कभी भी देखो इंडिया में गंगा जी को, मतलब गंगा रिवर है, पवित्र मानते हैं, कहते हैं आप स्नान कर लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और उसकी चीजें भी है, उसमें ऐसे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं कि वो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो तो हमने अब अति कर दी, इसलिए वहां पे पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो कभी पढ़ेंगे जब गंगा को पढ़ाऊंगा मैं, तो इसीलिए हमने नाम क्या रखा, दक्षिण गंगोत्री। समझ गए, जो हमारे यहाँ की प्योर चीजें उनके ही नाम पे रखते, तो दक्षिण गंगोत्री पहला, इसके बाद मैत्री, और फिर आ गया भारती, है ना। तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री, तो डीएम, और ये हो गया बी, तो डीएमबी से आप याद रख लो तो ठीक है, नहीं तो कैसे भी याद कर लो, है ना। डी से दक्षिण गंगोत्री, एस से मैत्री, और यहाँ पे भारती। ये बहुत सारे एग्जाम में सीधे आता है क्या, कि भारत का पहला रिसर्च स्टेशन 4 के नाम। अब चौथा क्या देता है वो भी सुनो, चौथा देता है हिमाद्री, इसको लिख लो वहीं पे। ये 4 ऑप्शन देता है और फिर आदमी का दिमाग घूम जाता है। पहला क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनाना शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का पहला रिसर्च स्टेशन, आंसर विल बी दक्षिण गंगोत्री। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का हाल में रीसेंट यहाँ पर रिसर्च स्टेशन भारती 2012। समझ लो, मतलब आप एक बार देख लो, अपने से क्वेश्चन बनाते चलो, मैं कहीं देख के तो नहीं बोल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन सा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंडियाज रिसर्च स्टेशन। तो अपन बताएंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए, पर्टिकुलरली उसने लिख दिया दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, और एक लिख दिया हिमाद्री। तो हिमाद्री नहीं है, लेकिन हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है, और ये कहाँ है, नॉर्थ पोल पे, मतलब आर्कटिक पे है। तो इसीलिए हिमालय कहाँ है भारत में, नॉर्थ में कि साउथ में, तो हिमाद्री नाम क्यों पड़ा, तो हिमालय से परस्पेक्टिव देखोगे तो गंगा दक्षिण में पड़ती है, तो इसलिए मैपिंग अपन पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो हिमाद्री कहाँ जाएगा, आपको समझ गए हो, नॉर्थ पे है ये, है ना, नॉर्थ पे क्या है, रिसर्च स्टेशन है, तो एकमात्र है नॉर्थ में हिमाद्री। अगला क्वेश्चन आएगा कि इनमें से एकमात्र रिसर्च स्टेशन जो नॉर्थ में है, आंसर विल बी हिमाद्री। ये 4 क्वेश्चन है, यहीं से बनेंगे, ठीक है आशी, क्लियर है। हिमाद्री कहाँ है, नॉर्थ में, बाकी सब साउथ में है। क्लियर हो गए, ये पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत रखना इनसे लेके, ठीक है, ठीक है। एस.जे. कासिम जी को याद रखना, उनकी लीडरशिप पे टीम गई थी, है ना, उनका पूरा नाम था शहीद जहूर कासिम, याद वाद नहीं रहेगा, एस.जेड. कासिम याद रखना, है ना। कासिम सर थे, शहीद जहूर कासिम, है ना, शहीद जहूर कासिम नाम था उनका, सईद, सईद बोलते ना, सईद अनवर सईद, है ना, तो शहीद जहूर कासिम मेन नेम था उनका। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ब्रैकेट में लिख लो ये क्या कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल, है ना, केमिकल एग्जैक्ट्रा रिसर्च कर रहे हैं इस जगह पे, तो वो पता है आपको, जरूरत नहीं है चीजों की, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब देखो यहां से यूपीएससी क्या बनाता है, फिर देखो, मतलब आपको पीएससी भी देखते चलो, यूपीएससी भी देखते चलो, क्योंकि अब जो पर्सपेक्टिव, यूपीएससी तो ठीक है, पीएससी पूछ रहा है ना, वो अंदर तक कंसेप्ट हिला रहा है, तो हम ये समझ के नहीं पढ़ रहे कि यूपीएससी पूछ रहा है या पीएससी पूछ रहा है, कंसेप्ट इससे रिलेटेड जितने वो हमारे क्लियर होने चाहिए, आप कहीं से पूछो, है ना। तो वो ये पूछेगा आपसे, जरूरी चीज है कि भाई इंडिया पे यहाँ पे कोई व्यक्ति तो होगा, बोल रहा होगा जाओ, तो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री भेजती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजती है, कौन भेजेगा, कि मिनिस्ट्री ऑफ शिप बिल्डिंग भेजती है, कौन भेजेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भेजती है, सबसे खतरनाक चीज है। और वहां पर जब ऑप्शन होता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, तो अपन मारते थे कि पानी से जुड़ा है शिपिंग होगी,
कौन भेजता है? अर्थ से जुड़ी हुई साइंस का पढ़ रहे हैं ना हम, तो मिनिस्ट्री मतलब पृथ्वी मंत्रालय कहते हैं, तो वो क्या करता है? भेजता है, ठीक है। लेकिन चूंकि मंत्रालय में मंत्री जी बैठे हैं, तो मंत्री जी थोड़ी वहां पे नासा के साइंटिस्ट हैं या फिर और कोई है जिनको इतना नॉलेज है, तो वो एक सेंटर बना दिया इंडिया ने यहाँ पे जो लोग डील करते हैं। तो सेंटर का नाम आप लिखोगे नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। मैं बता देता हूं, यहां लिखो, अगला साइड पढ़ना, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर, कहां पे पढ़ रहे थे? अंटार्कटिक, है ना। और अंटार्कटिक से जुड़ा हुआ बगल में क्या था? तो ओशन था, है ना। क्लियर है? ये सेंटर का नाम है, मतलब कि राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागरीय केंद्र अनुसंधान केंद्र। ये सेंटर क्या कर रहा था? ये सेंटर यहाँ पे टीमें भेजता था, जो ये सब सेंटर एस्टेब्लिश हो रहे थे वो कौन कर रहा था पूछता है। तो ये ऐसे ही पूछता है, जैसे अभी कल परसों जब बता रहे थे ना कि उन्होंने क्या पूछा इंटरव्यू में कि कैग क्या करता है? ऑडिट करता है। लेकिन कैग को डेटा कहां से मिलता? पूछ लिया, मतलब अंदर जाके पूछ रहा ना। जैसे मैंने कहा कि आपको कोचिंग आते हो, तो लुन ने क्या पूछा? कौन पढ़ाता? तो ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है कि ये पूछा उन्होंने, सबने इतना पढ़ा है कि भाई वहां पर 3 स्टेशन है, मतलब जिनने भी डीप पढ़ा है ना, मतलब अच्छे खासे लोग आप पूछोगे तो वहां तक नॉलेज खत्म हो जाता है। यूपीएससी यहां से शुरू करता है। भाई जो लोग जा रहे हैं उनको कौन भेज रहा है? तो सबसे बड़ी बॉडी क्या होती है? मिनिस्ट्री, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पहली चीज तो आप ये लिखोगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भेजेगी। ऊपर लिखा कि भाई क्या कर रहा है? पृथ्वी मंत्रालय भेज रहा है। और इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। तो बड़ा पार्ट क्या होता है? मंत्रालय, उससे छोटा विभाग, तो डिपार्टमेंट है ये, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ ओशन रिसर्च। इसके अंदर में क्या आता है? ये केंद्र का नाम है, समझ रहे हो? तीनों चीजें लेयर बाय लेयर। ये मंत्रालय है, ये विभाग है और एक संस्था है, समझ गए? जैसे आप एग्जाम्पल जबलपुर के पर्सपेक्टिव में समझो कि जबलपुर में मान लो शिक्षा मंत्रालय है, मध्य प्रदेश का, शिक्षा मंत्री होंगे, है ना। इस जबलपुर हेड में शिक्षा का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव कौन होता है? डीओ होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। डीओ ऑफिस बना है कलेक्ट्रेट के सामने, मतलब समझ रहे हो? मतलब बड़ा पार्ट क्या हो गया? मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश का। छोटा क्या हो गया? डीओ हो गया। और एक ये स्कूल हो गया, समझने के लिए। तो जैसे कि एक मान लो अपन ने, एक मेरे यहाँ पे है पाटन गवर्नमेंट स्कूल, तो ये छोटी बॉडी हो गई। तो ऐसे ये बड़ा क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बड़ी चीज है। उसके अंदर डिपार्टमेंट क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन रिसर्च, ठीक है। और उसके अंदर ये सेंटर है, क्या नाम है इसका? नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। और ये कब बना? तो 1998 में बना है, 1998 में बना। क्लियर है? और ये जो रेड कलर से अब मैं लिख रहा हूं उसको देखो। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबको लगेगा कहां पे होगा? हिमालय में होगा। इंडिया में ठंडी वंडी जगह तो वही है, या अंटार्कटिक में होगा। तो ये कहाँ है? गोवा में एक जगह है जिसका नाम है, जिसने इंडिया खोजा, वास्को डी गामा। अभी भी जगह है गोवा में। तो शॉर्ट में आप लिख लोगे चाहो तो वास्को, है ना, डी गामा। और नहीं लिखना तो सीधे क्या लिखोगे? गोवा। तो याद रखना कि गोवा में है ये सेंटर। सीधे पूछेगा कि भैया क्या बताओ? राष्ट्रीय केंद्र जो अंटार्कटिक ओशन रिसर्च के लिए है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ना। अब वास्को डी गामा लिख लिया। इसके पहले चेयरमैन थे प्रेमचंद्र पांडे। चाहो तो लिख लो, चाहो तो नहीं लिखो, है ना। लिखना हो लिख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं बोलो कि सर ने ज्यादा पढ़ा रहे हैं। प्रेमचंद्र पांडे जी थे, जरूरी नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं अपनी राइटिंग में। आपको केवल याद रखना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ओशन रिसर्च डिपार्टमेंट है। इसके अंदर ये सेंटर है, इसका क्या नाम है? नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या हो रहा था? एक गवर्नमेंट स्कीम लाई है। जब आपको सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो हम कह रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। एक टर्म है, कभी पूछ लिया जाए कि मिनिमम व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब कम से कम गवर्नमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा शासन हो, मतलब चलाने वाले लोग कम हो। तो जैसे रेलवे टिकट पहले आपको कहाँ जानी पड़ती थी? केवल स्टेशन जाके वहीं से होती थी। अब आप फोन से भी बुक कर रहे हो। तो एम्प्लॉइज कम हो गए तो मिनिमम गवर्नमेंट हो गई और मैक्सिमम गवर्नेंस हो गई कि गवर्नमेंट का काम हो रहा है। तो सरकार हर जगह पे ये कर रही है, केवल एक जगह नहीं। जैसे अभी गवर्नमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्री को मर्ज कर रही है। आपने शायद देखा हो, इसके पहले पहले गंगा के लिए अलग मिनिस्ट्री थी, फिर एक अलग थी। तो 3 मिनिस्ट्री को लास्ट ईयर मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के शायद बना है, क्या बना है सर? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन बना दिया। मतलब
कि भाई गंगा की सफाई भी तो पानी से जुड़ा मुद्दा, उसका एक अलग मिनिस्टर होगा क्या? अब उसमें क्या होता था कि रेड टेपिज्म बढ़ता था कि मान लो आप गंगा मंत्री हो और आप पूरे ओवरऑल क्या है, एक मिनिस्ट्री आपके पास है गंगा से सफाई की, अब एक मिनिस्ट्री आपके पास है वाटर की, समझ रहे हो? अब क्या है, गंगा भी तो वाटर है लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो सेल्फ एक अलग मिनिस्ट्री है। तो हर बार क्लैशेस होता था कि वो कहते थे मेरा काम नहीं है। कभी आप देखना कि अगर मान लो यहाँ की सड़क अच्छी, यहाँ दो जगह पे बीच का सेंटर है, मान लो ये जबलपुर है और यहाँ पे नरसिंहपुर है एग्जाम्पल, तो ये रोड हमेशा खराब मिलेगी। वो कहता भाई इसके अंदर आती है, कहता है इसके, मतलब ट्रांजिशनल जोन में हमेशा स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ज्यादा हो रही थी ना, ज्यादा मिनिस्टर थे, तो हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया मिनिस्ट्री की भाई वाटर से जुड़ा एक ही मिनिस्ट्री मुद्दा देखेगी, कोई और नहीं देखेगा। और उसके पहले मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी क्वेश्चन आएगा ना, वाटर मिनिस्टर है अपने इंडिया के, मतलब पहली बार मर्ज करके आ जाइए, समझ रहे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या हो गए, पहले मिनिस्टर हो गए, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था। आप इसका नाम देखो बहुत अच्छे से, मैं ये क्यों लेके आया उसको समझो। मेरे को कहानी वहां नहीं सुनानी थी कि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, सर पढ़ा रहे हैं, उनसे अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? तो यहाँ देखो, ये जो अंटार्कटिका लिखा हुआ है भैया मेरे, दिख रहा है अंटार्कटिका? हमने क्या करा, अब अंटार्कटिका छोड़ो, आर्कटिक भी तो एक पोल आएगा, उसके लिए एक अलग हम संस्था बनाएंगे क्या? समझ रहे हो? एक और अलग से फिर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करो, उतने लोग को अपॉइंट करो, उतनी सारी सैलरी दो। तो यहां पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस कर रही। तो इस सेंटर का नाम हमने क्या कर दिया, इस अंटार्कटिका को खत्म करके यहां पोलर वर्ड जोड़ दिया। अब नाम क्या हो गया, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। पोल में दोनों आ गए, समझ में आया नाम कैसे बदल देती है सरकार? तो मैं आपको मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट से यही बता रहा था कि सरकार क्या कर रही है, आप उसको समझो। नाम क्यों बदल गया उसको समझो, अंटार्कटिका क्यों नहीं रख दिया हमने, अब समझ गए हो? पोलर रिसर्च क्यों हो गया कि भाई दोनों का काम आप देखो, आर्कटिक सर्किल का भी देखो और अंटार्कटिका, ये नहीं कि एक अलग से बॉडी बन गई फिर वो क्या कर रहे हैं, अब बोले आर्कटिक वालों का मुद्दा तो हम हिमाद्री स्टेशन आप चलाओ। भाई दोनों जगह पे क्या हो रहा है, सेम चीज देख रहे हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई रिसर्च करना है, सारा जो मुद्दा हमने डिस्कस करा वही करना है, तो अलग से क्यों उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनेगा? तो यहां पे जब आपको एग्जांपल आता है गवर्नमेंट में, तो आप कोई भी संस्था लिख सकते हो क्या कि सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट में जहां एक और खुद की मिनिस्ट्री भी मिला रही है, एग्जीक्यूटिव के काम कर रही है, साथ ही सिटीजन माय जियो भी ले आई कि आप बताओ कि कैसी स्कीम हो, तो गवर्नमेंट आपसे पूछ रही हो। मतलब आप क्या होगा, स्कीम बनाने में खुद ने आपने अगर कोई आइडिया दिया और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या होगा, उस पूरे प्लान बनाने के, उस पॉलिसी बनाने के मेकर बन गए। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होने लगी, हो रही। तो ऐसे ही इनने क्या करा कि अंटार्कटिका को सेंटर का नाम बदल के क्या कर दिया है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कर दिया है। कभी ये पूछे तो ये कब बना, तभी बना था, नाम बदल गया। वही कहानी श्याम मोहन से राहुल शर्मा, ठीक है, क्लियर? अरे दादा आप हो कामाक्षी, कल के दिन मैं आपका नाम श्याम मोहन शर्मा रख दूं तो कामाक्षी बदल गई क्या? नहीं बदली। तो सिमिलरली इंस्टीट्यूट तभी बना था, हमने इसको केवल क्या कर दिया, अंटार्कटिका की जगह पे पोलर कर दिया। और क्यों कर दिया ये समझा रहा हूं मैं, क्लियर हुआ? तो उसको नोट डाउन आप कर लोगे, ठीक है? तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं NCPOR, फुल फॉर्म खुद लगा लेना। हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय, नेशनल हो गया, सेंटर केंद्र होता है, पी से पोलर है, ओ से ओशन है, तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्रीय अनुसंधान केंद्र हिंदी में बोलेंगे। तो NCPOR आप अब अगली बार कभी यूज करना हो ये टर्म तो आप NCPOR लिखोगे, बार बार इतना लंबा नहीं लिखोगे। तो ये क्या है, अंटार्कटिका पे जो चीजें हम भेज रहे हैं पोल्स पे, अब तो आर्कटिक भी ले रहे हैं, तो ये एक वो संस्थान है। तो यूपीएससी यही पूछ सकता है बस आपसे स्टेटमेंट बना के। तो ना यूपीएससी अलग है ना पीएससी अलग है, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आप उस चीज को समझ के पढ़ रहे हो कि इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो और सारे विषय को मर्ज करके पढ़ रहे हो। कि जनरली क्या होता है ना कि फिर एक टीचर है तो ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा है, उसको ज्योग्राफी पता है लेकिन पॉलिटी कनेक्ट नहीं है। तो टीचर क्या हो कि जिसको सब कुछ पता हो, तो इसलिए जब सर भी पढ़ाते हो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा देते हैं, थोड़ी सी पॉलिटी भी पढ़ा देते हैं। क्यों? हमने क्या देखा यहाँ पे भी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। पॉलिटी पे लिख दो आप, एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है ये सारे, कि भाई अंटार्कटिका केंद्र था, हमने उसका नाम पोलर कर दिया। ये बेहतर एग्जाम्पल है किसका, मिनिमम। जैसे मैंने कल आपको गौरव बुडूनिया सर का इंटरव्यू भेजा है, उसको देखना, मतलब ही इज द वन जो आपको डिजर्विंग लगेंगे, हर कोई बंदा डिजर्विंग है। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जस्ट टेल गौरव, वो बंदे हिंदी मीडियम के थे, उन्होंने इंग्लिश से लिखा है मीन्स, है ना, कि बोले कि आप ऐसी जगह बताओ प्रशासन में जहां स्मार्ट गवर्नेंस है लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं है, और एक ऐसी जगह बताओ जहां गुड गवर्नेंस है और स्मार्ट गवर्नेंस नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट बोलती है ना वो वर्ड सुनना करना, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस।
कोई को पता है, थोड़ा आइडिया लगाओ कि जिसने देखा हो शायद। एक ऐसी जगह जहां स्मार्ट गवर्नेंस है लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उन्होंने तुरंत नहीं बोला फटाक से, वो शांत हुए और बोले सर मैं कुछ टाइम लेना चाहता, आप भी ले सकते हो। और पहली चीज तो उनसे ये सीखने की है, जब उन्होंने अपना एंट्री लिया तो ऐसे नहीं गए वो चढ़ गए, है ना, उन्होंने पूरा बटन बंद करा, वो सबको ऐसे नमस्ते प्रणाम करा, क्योंकि यार वो आपके जस्ट लाइक फादर हैं यार, जो लोग बैठे हैं वहां पे, है ना, बोर्ड मेंबर आपकी फैमिली जैसे हैं, और इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं कि आप सोचो ही मत कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, सपने में भी नहीं सोचना। तो उन्होंने क्या करा, सबको बढ़िया, मतलब उनकी एंट्री आप देखना, मतलब पहली चीज वही है, कोशिश करना, आपका जूनियर है कामाक्षी, आप भी कॉलेज में हो, अगर वो गुड मॉर्निंग मैम बोल देता थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, और नहीं बोल के चुपचाप चले जाएगा और अगली बार आएगा तो लगेगा कि पता नहीं क्या फेंक के मार दो, लगता है ना। तो फिर तो वो बोर्ड मेंबर बैठे, तो जब पहली चीज तो उनसे वो सीखी, फिर उनके आंसर सुनना। तो उन्होंने बोला कि सर मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, और जो आंसर उन्होंने दिया वो क्या था, आप सबने भी देखा, लेकिन हमने उसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, हर जगह नॉलेज है। उन्होंने बोला कि सर जो गवर्नमेंट ने अभी जब कोविड की वेव आई थी तो एक पोर्टल बना था श्रमिकों के लिए, कि अगर आप मान लो महाराष्ट्र में हो और आप मध्य प्रदेश के क्या हो, एक एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, जो वहां पे आप काम कर रहे थे, तो आपको यदि एमपी रिटर्न करना है तो उस पोर्टल पे जाओ और क्या करो, अपनी एंट्री कराओ, और आप अपने एक आपको रेलवे का टिकट मिल जाएगा, आप आ जाओ। तो ये स्मार्ट गवर्नेंस थी, लेकिन गुड क्यों नहीं थी, क्योंकि क्या वर्कर जानता है, इतना मतलब लिटरेट है वो क्या कि वो ऐप डाउनलोड कर ले, उसके पास फोन नहीं है, तो ये गुड गवर्नेंस नहीं थी, स्मार्ट गवर्नेंस थी, कि वो वर्कर जो है आम आदमी, मतलब आज भी आपके मम्मी पापा बहुतों के फोन नहीं चला पाते, तो क्या वो वर्कर चला पा रहा होगा, तो ये क्या था, स्मार्ट गवर्नेंस तो थी, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने कि आप क्या करोगे, वो ऐप डाउनलोड करो और अपना रजिस्ट्रेशन करो और क्या कर लो, यही चीज है। जैसे वैक्सीनेशन में भी ये दिक्कत थी, है ना, उस टाइम वैक्सीनेशन शुरू नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये स्मार्ट गवर्नेंस तो है सर, लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सर लेकिन गुड गवर्नेंस है लेकिन स्मार्ट नहीं है, एग्जाम्पल ले सकते हो आप कुछ भी, जैसे उन्होंने दिया था ग्राम चौपाल का कि रात में लगती है, तो अपन एग्जाम्पल ले लो सर ग्राम सभा की बैठक, जो गांव में होती है वो गुड गवर्नेंस है, कि गांव का हर व्यक्ति, ग्राम पूछा जाता है पीएससी में कि ग्राम सभा क्या है, तो गांव के जितने भी लोग 18 साल के वोटर हो जाते हैं वो सब ऑटोमेटिक मेंबर हो जाते हैं, किसके, ग्राम सभा के। आपके गांव में हर वोटर क्या है, ग्राम सभा का मेंबर है, आप भी होगे। तो उन्होंने बोला कि ग्राम सभा की बैठक है, आप जाओ अथवा ना जाओ, प्रोविजन है ये चीज का कि भाई गांव के लोग आते हैं और उस ग्राम सभा में क्या करते हैं, चौपाल बिछाते हैं, बैठ के बात करते हैं कि गांव पे इस मुद्दों पे चीजें होनी चाहिए। तो वो स्मार्ट क्यों नहीं है, कि डिजिटली पॉसिबल थोड़ी होता है, गांव के लोग हैं, तो उन्होंने बोला गुड गवर्नेंस है लेकिन स्मार्ट नहीं है, मतलब लिटरली वो वहां पे बैठा बंदा उनको बोलता है वेरी गुड, उनका इंटरव्यू यही खत्म हो गया। और वो उन्होंने पहले क्या करा, राजस्थान पीएससी में 12वां रैंक लाए और यूपीएससी तो 13वीं रैंक लाए, तो सब कुछ जुड़ा हुआ चीज है उनका, इसलिए मैंने इंटरव्यू आपको भेजा है, तो देखो और सीखो, और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, कुछ हम सिखाएंगे, कुछ जो सिलेक्ट हो गए वो सिखाएंगे, कुछ बाहर से सीखोगे, और एक फिर आप कंपोजिट अपना एक जो पर्सनालिटी, जो लड़की पूछ रही थी, ऐसे नहीं बनती है, वो ऐसे बनती है, देख देख के, सीख सीख के, गलती कर करके आप करोगे और एक परफेक्शन आएगा। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते बहुत रेयर है, हमें को तो मतलब उनकी मूवी अब तो नहीं जमती, ऊट पटांग करने लगे, लेकिन एक टाइम था कि वो क्या कर रहे थे, उनकी पुरानी मूवी देखना कि मतलब हंसी आएगी, पता नहीं कैसे कैसे रोल करे, फिर लेकिन बीच में उन्होंने कुछ मूवी ऐसी करी जो एकदम यूनिक थी, समझ रहे हो, तो वो चीजें कैसे सीखी कि जब गलत मूवी कर करके फिर वो सही जगह आ गए, लेकिन अब वो वापस वहीं चले गए टर्की के पास, है ना, तो नेशन के उनको क्या कह रहे थे वो कि मतलब मेरी वाइफ जो है उसको इनसिक्योर लगता है इंडिया में, और टर्की घूम रहे थे, अफगानिस्तान घूम रहे थे, और अब उसी वाइफ को उन्होंने तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया, किरण राव। तो भाई इंडिया से डर लग रहा था कि उनसे लग रहा था उनको खुद समझना चाहिए, जो नेशन के बारे में ऐसा बोलते लोग बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को, तो मतलब समझ रहे हो चीजें क्या है, तो ये चीज है कि आपका व्यक्तित्व खुद से बनेगा। तो ये टॉपिक आप क्या देख रहे हो, पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट देख चुके हो, अब अगर शॉर्ट में जो बातें रह गई है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। इंडिया की प्रेजेंस देख ली हमने, अंटार्कटिक ट्रीटी देख ली है, दक्षिण गंगोत्री याद है, मैत्री याद है, भारती याद है, बताइए मेगा कब कब कौन बना है, हाँ हाँ हाँ, गंगोत्री, हाँ मैत्री और फिर भारती, ठीक है। तो आपको याद आना चाहिए 1983-84 में क्या बना, दक्षिणी गंगोत्री, भारत का पहला अंटार्कटिका पर रिसर्च स्टेशन। बाद दक्षिण में क्या, दक्षिण गंगोत्री हो गया, क्रिकेट से रिलेटेड कैसे जीते, तो 6 मार्क मतलब 6 इयर्स बाद 89 में हमारी मैत्री भी हुई, मैत्री मतलब फ्रेंडशिप,
तो हमने वहीं पर मैच एस्टैब्लिश कर दिया 89 में 6 ईयर्स बाद। क्रिकेट से रिलेट करके देखो ना, याद हो जाएगा। 83 में वर्ल्ड कप जीता तो दक्षिण अफ्रीका कर दिया, 6 मान के जीता तो 6 ईयर्स लेकर हमने मतलब मैच एस्टैब्लिश कर दिया, और फिर 2011 में सीधा वर्ल्ड कप जीते। तो थोड़ा एक साल रुके, थोड़ा तो जाओ जल्दी जल्दी निकल। 2012 में हमने भारतीय लगा दिया, हम भारतीय छा गए पूरे वर्ल्ड में। तो क्रिकेट से रिलेट कर लो, ऐसे याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो 3 आपके क्या होगा रिसर्च स्टेशन। कभी इनकेस आपको पूछे कि यार इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता था, 83 में जीता। मूवी भी आ रही है ना, रणवीर सिंह की मूवी आ रही है। ठीक है, इस चीज को क्लियर है ना, जितना देखा हमने अब तक। ठीक है, ये क्लियर है आपको। मैंने ये भी बता दिया कि साउथ में क्यों पोल पड़ा, सारी चीज है ना। यहाँ तक क्या हो जाता है, पूरा का पूरा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है। ठीक है कामाक्षी, तो ज्यादा नहीं है ये कंटेंट, सब में उतना नहीं पढ़ना। अब आप केवल लिखोगे पोर्ट्स साइड हेडिंग डाल के, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ। भाई इंसान कैसे पहुंच रहा होगा, हवा में थोड़ी जंप कर जा रहा होगा, कुछ पोर्ट्स होंगे तो वहां से ये पहुंचता है। ठीक है, तो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। पहला है मौसन पोर्ट, है ना, ये दिख रहा है, दिखा मौसन पोर्ट। तो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है यहाँ पे। तो मौसन पोर्ट पूछेगा कहाँ है, तो अंटार्कटिका पे। क्लियर है। और 2 और है यार, और मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसको घर पे सर्च कर लेना, मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि टाइम चला जाएगा, आप सीधे लिख लो, मैं आपको बहुत सारी चीजें रह गई हैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, पल्मर स्टेशन है, एक और यहाँ पे पोर्ट है, और रोथेरा स्टेशन। ये हाँ तो यूएस का है, हाँ ये दिख गया है, और वो ऑस्ट्रेलिया का है। बस ये 3 आपको जगह याद रखनी है, आपसे पूछी जाएगी। मौसन एक पोर्ट है, ये किसके अंडर में, ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि इस यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे क्या पड़ गया, मौसन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया का। अगला पूछता है रोथेरा पोर्ट किसका है, तो यूके का है। और पामर किसका है, तो यूएस का है। ये पूछेगा नहीं किस कंट्री के। ये 3 मेजर पोर्ट है यहाँ, बंदरगाह है जहां से यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो पामर पोर्ट, रोथेरा और मौसन क्या है, यहाँ पे 3 बड़े बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अरे बहुत सारे हैं, लेकिन दादा आपको इतने तो याद रहे। अरे इंडिया का नहीं है दादा, ऐसा थोड़ी है कि मना कर देंगे। कह रहे हैं ना कि जब किसके लिए, अर्थ के लिए, जो मतलब साइंस के लिए समर्पित है, तो यहाँ पे अंटार्कटिक ट्रीटी है, मना नहीं करते हैं। स्वेज कैनाल किसके अंडर में, फिर देखेंगे तो मना कर देंगे कि आप मत निकलो। पोर्ट्स क्या होते हैं कि एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, हर चीज लगती है। तो ऑलरेडी अगर अपने फ्रेंडशिप और मतलब अपने रिलेशन अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अगर हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो हम उनका वोट यूज कर लेंगे। क्यों अपने जबरदस्ती रिसोर्सेज डाल रहे हैं? ऐसा मुझे तो ये नहीं कि यार हमें डेली वहाँ पे अप डाउन करना है तो हमें पोर्ट एस्टैब्लिश ही करना पड़ेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इतना सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब ये नहीं कि इंडिया का क्यों नहीं है, धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं। जब बहुत ज्यादा डेवलप होंगे तो हम, जरूरत ही नहीं है ना अननेसेसरी है। साल में ये बताओ, अपन अगर पचमढ़ी घूमने जाते घर खरीद लेते हो क्या? एक दिन आना है, काहे के लिए लोगे, होटल से। ये ऐसे ही है। ठीक है, सबके साथ रिलेशन है, इसलिए तो ये भैया अभी भी जो यूएन की परमानेंट सीट्स जो होती हैं वो मतलब 5 मेंबर परमानेंट है, और 10 मेंबर क्या है, यूएनएससी के नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी सदस्य हैं। तो 10 लोग जो होते हैं वो हर 2 साल के, उनको क्या मिलता है, टेन्योर मिलता है। तो इंडिया को फिर अभी टेन्योर मिला है 2 साल के लिए। ये भी पीटी का क्वेश्चन है, अब भी मिला है 2 साल के लिए। तो मोदी जी गए थे, 75th एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर, इस बार 76 थी यूएनजीए की। तब इंडिया को 193 में से 187 देशों ने वोट दिया था। तो समझ सकते हो कि इंडिया कितना पॉपुलर है। प्राउड करो कि इंडिया में हो। पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे कुछ कंट्री होते हैं जो अपोज कर देते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जगह हमें एकदम ऐसा मतलब कहना चाहिए कि वोट मिलते हैं कि क्यों, क्योंकि इंडिया की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है। सपोज जैसे अभी नेपाल को आप देख रहे होगे, तो लास्ट ईयर नेपाल क्या कह रहा था कि सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ है और राम जी भी यहीं पैदा हुए, बहुत सारी चीजें बोल रहा था। लेकिन अपन लोग होते तो अपन लड़ जाते कल जाके। लेकिन अपने एस जयशंकर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर है, IFS ऑफिसर है, वो सुषमा स्वराज के अंडर में थे। तो ये एस जयशंकर ऐसे याद हो जाएगा कि विदेश मंत्री भारत का कौन है, एस जयशंकर प्रसाद। तो वो थे और वो बहुत कीप काम 2 साल तक बैठे रहे। और अब जाके हमें पता था कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां से कम होगा और ये लोग शांत हो जाएंगे, और अब वो हो गया। तो समझ रहे हो कि क्या गजब की उनकी डिप्लोमेसी होती है। उनको पता है कि अभी नहीं बोलना। चाहता तो इंडिया क्या करता, उसने अपना मैप तक जारी करा और 3 जगह इंडिया की शो कर दी थी कि वो नेपाल का पार्ट है। लेकिन ये होती है डिप्लोमेसी, इसको ही कहते हैं सिविल सेवक में होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा हो कि इन फ्यूचर ये चीज से बदलेगी, और तुम्हारे शो कर देने से कुछ नहीं होगा। हमारे अंडर में जब एरिया है तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज पे भी वॉर हो जाता है। तो इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी क्यों है, एस जयशंकर प्रसाद खुद एक IFS ऑफिसर है ना। जैसे अभी हाईलाइटेड चल रही है यूएन में बोलने वाली कौन, स्नेहा दुबे मैम, और उनको देखना आज तक की रिपोर्ट है, उनके पास इंटरव्यू लेने गई थी और आपके पास आते तो आप कहते हैं हाँ हमने कर दिया।
उनका इंटरव्यू देखना। और बहुत नाम भूल रहा हूँ, आज तक की बहुत फेमस रिपोर्टर है अंजनी ओम कश्यप, उनको उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ, सॉरी मैडम। क्यों? क्योंकि एज अ कंट्री वो रिप्रेजेंट कर रही है, अभी कुछ बोल रहे हैं और फिर इंडिया वहां बाहर के क्या रिलेशन खराब हो जाए। तो आपको ये भी देखना है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना। तो कई लोग वही चीज बोल रहे हैं कि देखो यार उन्होंने खतरनाक मना करा, क्योंकि उन्होंने बोला जो मैं बोल चुकी हूँ वो आपके ऑन रिकॉर्ड्स है। अब मैं कुछ भी स्टेटमेंट देती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, इंडिया का क्या हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मैं वहां पर अन्य मतलब और ऊट पटांग चीजें नहीं बोल सकती कि फॉर्म में आके बोल रहे हैं हाँ पाकिस्तान। जो मेरे को बोलना था ऑफिशियली वो रिकॉर्डेड है, यूएनजीए में बोला है उन्होंने, क्लियर हो गया। मतलब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चीजें होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में। तो वो अपन होते तो अपन तो कहते लाओ हम बता रहे हैं हमने क्या क्या बोला, समझ रहे हो। तो फेमस कौन नहीं होना चाहता, लेकिन उन्होंने उतने बड़े रिपोर्टर, छोटा मोटा चैनल नहीं था आज तक, डिनाई कर दिया कि मैंने जो बोला है बस, क्योंकि कंट्रीज फर्स्ट है, मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ। जैसे किसी ने बेल बॉटम मूवी देखी है, उसमें वो यही बोलता है, रॉ का पूछा उन्होंने कि रॉ को कोई अवार्ड नहीं मिलता, इस पर कोई वार क्राई नहीं होता। तो उन्होंने थोड़ा भद्दा मजाक करा, लेकिन उन्होंने बताया कि रॉ के ऑफिसर कैसे हैं कि पाकिस्तान में पकड़ जाएंगे तो इंडिया डिनाई कर देगा कि हमारी सिटीजन ही नहीं हो, कोई अवार्ड नहीं है गैलेंट्री, परमवीर चक्र जैसी कोई चीज नहीं होती रॉ के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं। और इसी को हमने बताया था ना कि सिविल सेवकों का एक गुण होता है नाम था, कि हम बिना नाम के काम करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली देखो कितने सारे लोग हैं ना। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट हो गया आपका क्या, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है सर, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा, फिर मैं आगे की चीजें इनको बता देता हूँ। ठीक है, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट खत्म हो गया है। अब कल पढ़ेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से आपके 4 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और अब मतलब कल ओशनिया हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दिया सर।